हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर रिकॉर्डिंग आवर लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, सोर्सेस एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क। सोर्सेस एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क मतलब क्या सर? चैप्टर में जाने से पहले कुछ कॉमन क्वेश्चंस, कुछ कॉमन पॉइंट्स स्टूडेंट्स के या डाउट्स पहले क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला डाउट है स्टूडेंट का कि लेक्चर्स कब आएंगे। फिर से वही क्वेश्चन, हर संडे एक लेक्चर आएगा भाई 8 बजे। नंबर 2 क्वेश्चन कि हमारे को क्वेश्चन आंसर्स आप करवाओगे क्या? हाँ करवाऊंगा, लास्ट लेक्चर में करवाऊंगा, बट तब तक तुम खुद से सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दो, है ना, खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना। 100% तुम ऐसा बैठे रहते हो डिपेंडेंट। बेटर टू स्टार्ट अप्रोच, है ना। जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म होते जाते हैं तो मैं अभी एमसीक्यूज टेलीग्राम पे भी पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया हूँ। एमसीक्यूज मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया हूँ। और परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इज नॉट एज पर द अचीवमेंट, या जो भी कहा जाए कि इट्स नॉट अप्रिशिएबल, इट्स नॉट अप्रिशिएबल। देखा जा रहा है कि जो भी मैं एमसीक्यूज पोस्ट कर रहा हूँ ना, अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द स्टूडेंट्स के आंसर गलत होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द स्टूडेंट्स के आंसर गलत होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यू आर टेकिंग द सब्जेक्ट लाइटली। प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट, है ना। मैं वही बोला था कि अगर हर एक सब्जेक्ट का वेटेज इक्वल है तो हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और टेलीग्राम में एमसीक्यूज डाल रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन चेक किया करो यार अच्छे से, काफी चीजें जो भी इधर कंटेक्स्ट दिखाता हूँ, बुक दिखाता हूँ, इंडेक्स दिखाता हूँ, एवरीथिंग यू विल गेट इन अ डिस्क्रिप्शन। हाँ, फिर एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि सर वेदर वी कैन रेफर द ओल्ड बुक ऑफ, है ना, क्या हम पुरानी बुक रेफर करेंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि जो मई 20 के लिए, मई 20 ऑनवर्ड्स, मई 20 तो नहीं है वैसे, जुलाई 20 ऑनवर्ड्स के लिए जो भी बुक है उसमें चेंजेस हैं, उसमें चेंजेस है। चैप्टर नंबर 4 इज एडेड और काफी कंटेक्स्ट, काफी चीजें उन्होंने डिलीट कर दी हैं विच इज इररिलेवेंट, विच इज इररिलेवेंट, है ना। जो रिपीटेटिव था या वो चीजें था वो डिलीट कर दी है। नंबर 2 थिंग कि पेज नंबर चेंज हो चुके हैं सर, पेज नंबर चेंज हो चुके हैं। तो इससे फायदा क्या होगा या इससे नुकसान क्या? अगर मैं पुरानी बुक यूज कर रहा हूँ तो जो मेरा इंडेक्स है, अगर तुम किसी का भी इंडेक्स यूज करोगे या मेरा इंडेक्स यूज करोगे तो दिक्कत क्या हो जाएगा? यू विल नॉट बी एबल टू रिलेट द थिंग्स, है ना, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द थिंग्स इन एग्जाम। ठीक है। अब सर ये सवाल आता है कि हम लोग बुक कौन सी लेके जाए? भाई जो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल है वो तो लेके ही जाना है, और जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ मॉड्यूल, जो भी समराइज करके डाल रहा हूँ, वो तो तुम प्रिंट आउट लेके जाओ, है ना, वो तुम प्रिंट आउट लेके जाओ, है ना। अब आज जो अपन चैप्टर नंबर 2 रिकॉर्ड करेंगे, काफी बड़ा चैप्टर है, अप्रोक्सीमेटली 36 पेजेस का चैप्टर है। तो आई नेवर काउंट द चैप्टर इन टर्म्स ऑफ पेजेस, आई काउंट द चैप्टर इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो काफी कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, काफी चीजें हैं। तो आई डिसाइडेड टू रिकॉर्ड दिस लेक्चर इन 2 पार्ट्स, है ना। आज फर्स्ट पार्ट आएगा और नेक्स्ट संडे सेकंड पार्ट आएगा, है ना। तो सेकंड पार्ट के साथ कुछ और भी डालूंगा ऑफ कोर्स, बट ये चैप्टर काफी बड़ा है और काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें है ना। मजेदार चैप्टर है भाई, मजा आ गया मेरे को तो पढ़ के, है ना। मैंने कम से कम 5-6 बार पढ़ा, और जब आई वाज रीडिंग द लास्ट टाइम तो आई वाज एबल टू रिलेट एवरीथिंग। अरे हाँ भाई, ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, है ना। तो देखना काफी मजा आएगा इस चैप्टर में। हाँ, और एक और चीज, ये लेक्चर्स यू कैन यूज एज अ वन डे बिफोर एग्जाम, है ना। डाउनलोड करके रख लो, है ना। चलते घूमते फिरते खाते, है ना, खेलते कूदते, जब भी बोर होता है रिस्क मैनेजमेंट के लेक्चर चालू कर दो और सुनना चालू कर दो, और क्या। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। एक सेकंड रुक जाओ, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, है ना। अब चैप्टर सर क्या बोलता है? सर चैप्टर बोलता है, चैप्टर का नाम है सोर्सेस एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क का। सोर्सेस एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क। सोर्सेस मतलब क्या सर, और इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क मतलब क्या? सोर्स मतलब होता है कि मेरा रिस्क का ओरिजिन कहां से है सर, प्लेस ऑफ बर्थ कहां से है। सोर्स क्या है? किसी भी चीज का सोर्स कहां से आएगा, वैसे ही मेरे को रिस्क का सोर्स चाहिए। वैसे ही मेरे को एक रिस्क का, मेरे रिस्क का मेरे को सोर्स लाके दो साहब, कि मेरे को रिस्क कहां से आ रहा है। ठीक है, मेरे को सोर्स पता पड़ गया। अब सोर्स पता पड़ने के बाद मेरे को पता पड़ गया कि यहां से रिस्क आता है। अब उसको मैं क्या करूंगा? इवेल्युएट करूंगा, उसको मैं इवेल्युएट करूंगा। इवेल्युएट करना मतलब क्या? एक असेसमेंट बनाना, एक जजमेंट बनाना, उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि भाई रिस्क को मैं मैनेज कैसे करूं।
सर तो ये चैप्टर बेसिकली अगर मैं बोलूं ओवरऑल जो चैप्टर नंबर 2 है सोर्सेस एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. नंबर 1 इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, नंबर 2 इज योर क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड नंबर 3 इज मिटिगेशन इज मैनेजमेंट ऑफ द रिस्क. अगर मैंने सबसे पहला काम है मेरे को आइडेंटिफाई कर लूं, फिर मेरे को काम है कि उसको क्वांटिफाई कर दूं और तीसरा काम मेरे को है उसको मैनेज कर दूं. मतलब ही अगर मैंने ये 3 स्टेप फुलफिल कर लिए तो मेरे को क्या रिस्क को मैनेज कर पाऊंगा क्या? हाँ सर. इसमें एक और चीज मैं बता रहा हूं, जिस सीक्वेंस में मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं उसी सीक्वेंस में पढ़ो ताकि थिंग्स जो कोरिलेटेड है वो तुमको जल्दी समझ में आएगी. अब सर चैप्टर पे आता हूं. सबसे पहले आपने बोला कि आइडेंटिफाई करो सर रिस्क को. आइडेंटिफाई करना मतलब क्या और कैसे आइडेंटिफाई करूं? कुछ टेक्निक्स बताओ, कुछ तरीके बताओ सर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं सर रिस्क को. वो अपन आगे देखेंगे, है ना. वो अपन आगे देखेंगे कौन कौन सी टेक्निक्स है, कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कैसे उसे क्वांटिफाई किया जा सकता है ना. क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टेक्निक्स क्या है और उसे मैनेज करने की टेक्निक्स क्या है, उसे मिटिगेट करने की टेक्निक्स क्या है साहब, वो अपन देखेंगे. वो अपन देखेंगे. तो सबसे पहला बोलता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज इनिशियल स्टेप. इनिशियल स्टेप सर शुरुआत ही वहीं से होगी साहब. अगर तुमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया वहीं से तुम्हारी शुरुआत होगी, है ना. इनिशियल स्टेप है साहब कोई भी बिजनेस को रिस्क को समझने का, है ना. देखो क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द प्लेस फ्रॉम वेयर द रिस्क कम फ्रॉम. सर रिस्क कहां से आ रहा है आइडेंटिफाई करो, है ना. व्हाई आई कैन नॉट अचीव व्हाट आई और ऑर्गेनाइजेशन वांट. सर मेरे को एक चीज बताओ, ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि उसका गोल्स, उसके विजन्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए. करेक्ट. शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं? शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि उसका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो. चैप्टर नंबर 8 में अपन ने पढ़ा था एंड में, याद है? शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए, है ना. फिर उसके बाद बोलता है कि असेसमेंट करो. सर असेसमेंट मतलब क्या? एक प्रोबेबिलिटी लेके आओ, है ना. तुम टॉप डाउन एनालिसिस, मैंने तुमको बताया था ईआरएम में भी कि जो भी आएगा रिस्क के रिगार्डिंग वो टॉप डाउन अप्रोच होगा, है ना. सॉरी, वो टॉप डाउन अप्रोच होगा. और नंबर 3 स्टार्ट रिस्क रजिस्टर. रिस्क रजिस्टर बनाना स्टार्ट करो, नोट डाउन करो कहां कहां तुम्हारा रिस्क है ना. और उसके हिसाब से तुम काम करो साहब. जहां पे रिस्क ज्यादा वहां पे हम क्या लगाएंगे? कंट्रोल्स लगाएंगे, वहां हम मेजर्स लगाएंगे. करेक्ट, है ना. उसको क्या कोशिश करेंगे? उससे हम कोशिश करेंगे विल ट्राई टू मिटिगेट इट, विल ट्राई टू मिटिगेट इट, है ना. आगे क्या बोलता है ना. फाइंड वेयर द रिस्क, वेयर इज द रिस्क, आइडेंटिफाई एंड कम्युनिकेट. करेक्ट, है ना. जहां रिस्क है उसे आइडेंटिफाई करो और कम्युनिकेट करो. आगे क्या बोलता है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज इफेक्टिव, है ना. रिस्क आइडेंटिफिकेशन इफेक्टिव कब होगा? व्हेन द रिस्क मैनेजमेंट टीम अंडरस्टैंड द बिजनेस और इंडस्ट्री और सेक्टर. सर बहुत जोरदार. सर बिजनेस ही नहीं समझा, ईआरएम का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तुम्हें धंधा ही नहीं पता कि बिजनेस करता क्या है, बिजनेस काम कैसे करता है, तो साहब रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मुझे ये बता दो, है ना. रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करोगे अगर तुमको बिजनेस ही नहीं समझ में आया? तो सबसे पहला अगर मैं तुमको बोलूं, इसलिए मैंने ईआरएम पहले लिया था बाकी ये सब चैप्टर्स के पहले. क्यों? ताकि पहले तुम बिजनेस को समझो, है ना. बिजनेस को समझा तभी तुम इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे और तभी तुम उसको समझ पाओगे. अब क्या बोलता है, पार्टिसिपेंट्स इन आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस. सर कौन कौन जिम्मेदार है या कौन कौन रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकता है? या तो बिजनेस मैनेजर, प्रोजेक्ट टीम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, कस्टमर, एंड यूजर्स, है ना. फिर तुम्हारे आउटसाइड एक्सपर्ट्स, अदर प्रोजेक्ट मैनेजर्स, स्टेक होल्डर्स. सर ये सब तुम्हारे क्या है? पार्टिसिपेंट्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क. पार्टिसिपेंट्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क. सर ये लोग जो है ये लोग पार्टिसिपेंट्स रिस्क को आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे. अगला स्टेप बोलता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन सेट्स आउट टू आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोजर टू अनसर्टेनिटी. देखो सर यहाँ पे क्या बोलना चाहता है, यहाँ पे बोलना चाहता है कि एक प्रोसेस दे दिया गया है, एक प्रोसेस दे दिया गया है जिसके थ्रू आई कैन से कि, है ना, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ रिस्क, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ रिस्क थ्रू व्हिच आई कैन आइडेंटिफाई एंड मैनेज. एक ओवरव्यू पहले स्टार्टिंग में क्रिएट किया है, फिर आगे चैप्टर में जाएंगे तो ड्रिल डाउन किया कि कैसे आइडेंटिफाई करना, कैसे मैनेज करना, है ना, कैसे ट्रांसफर करना, ओपन पढ़ेंगे, है ना. और काफी चीजें तुमको फिर कोरिलेट होगी. अब एक चीज ये बोलता है कि आगे भी काफी बार आएगा कि ईआरएम और शॉर्ट एनालिसिस. ईआरएम और शॉर्ट एनालिसिस को तुम यूज करो, है ना. व्हाट इज शॉर्ट एनालिसिस? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, है ना.
तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि आगे अगर एक मुंबई का केस स्टडी दिया हुआ है ना, उसके बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई किया कि स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमारा कंपनी का रिस्क किस लेवल पे है, उसको किस तरीके का मिटिगेशन टेक्निक्स का जरूरत है ना, हाउ वी आर गोइंग टू मिटिगेट इट। अब अपन आते हैं प्रोसेस ऑफ रिस्क। प्रोसेस ऑफ रिस्क में सबसे पहले क्या बोलता है, डिटरमाइन हाउ द रिस्क टू बी मैनेज, है ना। तो इसमें क्या बोलता है कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में हमें दिया गया है। तो जैसे बोलता है इन्वॉल्व अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, है ना, तुम्हें अच्छे लेवल का मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करो। दूसरा क्या बोलता है ना, इंक्लूड्स एन एंटिटी सब्सिडरी डिवीजन। हाँ, अब देखो क्या होता है, जब भी मैं रिस्क आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, जब भी मैं रिस्क आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, यू नीड टू कवर योर एंटायर बिजनेस, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बिजनेस एज अ होल, आइदर इट इज योर सब्सिडरी, आइदर इट इज योर say for a division or your operations or different functions। सर मैंने एग्जांपल दिया था एक पहले वाले लेक्चर में कि Amazon या मैंने बोला था कि अगर मैं ERM में एग्जांपल दिया था कि एज अ ERM मैं डिमांड फंक्शन का रिस्क अलग रहेगा, मेरा सप्लाई फंक्शन का रिस्क अलग रहेगा, है ना, मेरा एंटिटी लेवल पे रिस्क अलग रहेगा, मेरा सब्सिडरी लेवल पे रिस्क अलग रहेगा, है ना, ऑपरेशनल लेवल पे रिस्क अलग रहेगा। तो हर एक लेवल पे रिस्क अलग अलग लेवल पे रहता है। आगे बोलता इंटरनल फैक्टर्स देखो, एक्सटर्नल फैक्टर्स देखो। सर चीजें रिपीट हो रही है घड़ी घड़ी, है ना, आपने बताया था सर इंटरनल फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स, है ना, वही बोल रहा है। आगे बोलता है ना, फिर क्या बोलता है, सिग्निफिकेंस रिस्क क्या है वो देखिए, डिटरमाइन हाउ टू रिस्पॉन्ड द रिस्क, है ना, ये सब तुम्हें समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। अब आगे बोलता है सबसे अच्छा तरीका अगर तुम्हें रिस्क को आइडेंटिफाई करना है तो एक फ्लो चार्ट बना दो साहब। मतलब क्या सर, एक फ्लो चार्ट दिखा सकते हो? अरे भाई बिल्कुल दिखा सकते हैं, देखो भाई फ्लो चार्ट, ये रहा तुम्हारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट यार वही तुम आईपीसीसी में जो पढ़ते थे, है ना, सेल्स डिपार्टमेंट को क्या क्या रिस्क है ना, क्या गलत हो सकता है, रिजेक्ट हुआ, अप्रूव हुआ, ऐसा एक फ्लो चार्ट बना दो। फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट बनाने से क्या होता है पता है, यू गेट टू नो द अप्रोच, यू गेट टू नो व्हाट द अप्रोच, कि मेरे को क्या करना है, मेरे को कैसे करना है, मैं रिस्क को कैसे मैनेज करूं। तो वही बोला गया है कि तुम एक फ्लो चार्ट बनाओ और फ्लो चार्ट के थ्रू तुम प्रोसेसेस समझो, व्हाट कैन गो रॉन्ग, है ना, तुम्हें वो सब चीजें समझना पड़ेगा थ्रू मेकिंग द फ्लो चार्ट्स। ओके, आगे क्या बोलता है, ऐसे 315 क्या बोलता है, ऐसे 315 बोलता है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स। करेक्ट। अब वो बोलता है कि रिस्क जो अराइज होता है कईयों इंटरनल एक्सटर्नल इवेंट्स की वजह से हो सकता है, ट्रांजैक्शंस की वजह से हो सकता है, सर्कमस्टेंसेस की वजह से हो सकता है। करेक्ट। और ये जो है ना, दिस फैक्टर्स में एडवर्सली अफेक्ट द कंपनी एबिलिटी टू व्हाट initiate record process and report the financial data consistent with assertions of the management in a financial statement, है ना। तो मतलब सर क्या बोलना चाह रहा है, मेरा जो रिस्क है, मेरी कंपनी का जो रिस्क है, जो ऑडिटर के लिए रिस्क है ना, वो इंटरनल फैक्टर से भी आ सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो ये सब चीजों को मुझे देखना पड़ेगा, ये सब चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, ऑन द बेसिस ऑफ विच आई विल मेक द असर्शंस, आई विल डिटरमाइन द असर्शंस on a फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। ओके, ऐसा बोल रहा है वो। अब कुछ एग्जांपल्स दिए, ये क्या बोलता है, रिस्क अराइज और चेंज ड्यू टू फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। सर ये बहुत जोरदार चीज है, पेज नंबर 7.7 में भी ये देखेंगे, 7 चैप्टर जो आएगा अपना उसमें ये मोर डिटेल में दिया गया है। अब ये क्या बोलता है सर, मस्त चीज है, मेरे को बोलता है कि रिस्क अराइज और चेंज ऑन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। सर मतलब ये चीजों के कारण रिस्क चेंज हो सकता है। ऐसा आप क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे चेंज हो सकता है? भाई देखो, चेंज इन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। सर कोविड के पहले मेरे रिस्क कुछ और थे, कोविड के बाद मेरे रिस्क कुछ और है साहब। मैंने एक केस स्टडी डाला था ग्रुप में, चैनल में, और उसका मैंने एक आंसर डाला हूं, तो अभी ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी तुमको मिल जाएगा कि कौन कौन से रिस्क है, कौन कौन से रिस्क विच अरोज ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19। वो उसका प्रिंट आउट लेके इज्जत से एग्जाम में लेके जाना, है ना, उसका प्रिंट आउट इज्जत से एग्जाम में लेके जाना। ठीक है। अब जो मॉड्यूल और ये जो आएगा ना, तो एक समरी वीडियो में अभी भी मैं तुमको बता देता हूँ कि बुक को कैसे मेंटेन करना है। सबसे पहला, बुक के आगे इंडेक्स रहेगा, है ना, जो भी तुम्हारा मॉड्यूल का आगे इंडेक्स रहेगा, फिर मॉड्यूल के रहेंगे। ठीक है। और जो जो मैं डिस्क्रिप्शन में एडिशनल पॉइंट डालता हूँ, वो इफ यू वांट यू कैन टेक द प्रिंट आउट, बट वो चैप्टर के बाद लगाना, है ना। तो सबसे पहले आगे रहेगा इंडेक्स और फिर रहेगी मॉड्यूल।
एक इंडेक्स का एक्स्ट्रा कॉपी लेके जाना, एक इंडेक्स का एक्स्ट्रा कॉपी लेके जाना, क्योंकि कभी बहुत लोगों को विल नॉट बी फिजिबल टू कम टू द फर्स्ट पेज एंड सर्च वेयर द कंटेक्स्ट इज। तो व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल विल डू इज कि दे विल यूज द सेपरेट इंडेक्स और उससे ही सर्च करेंगे और मॉड्यूल में आएंगे। या तो फिर सेकंड ऑप्शन है कि तुम मॉड्यूल के आगे लगाओ और मॉड्यूल के आगे आके फिर सर्च करो, फिर पीछे जाओ, मतलब एनी ऑफ द चॉइस व्हिच इज विजिबल टू यू। ठीक है, तो अब मैं बता रहा था कि रिस्क जो अराइज होंगे या चेंज होंगे सर ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। सर कैसे? ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में तुम्हारा चेंज हो गया, कोई नया बंदा आ गया, तो नया बंदा आता है तो वो कंट्रोल्स चेंज करता है, वो प्रोसेसेस चेंज करता है, उस वजह से भी मेरा रिस्क अराइज और चेंज हो सकता है। रैपिड ग्रोथ, सर रैपिड ग्रोथ की वजह से कैसे? मान लो कि किसी कंपनी को अगर ग्रोथ फटाफट करवानी है, किसी कंपनी को ग्रोथ फटाफट करवानी है, तो वो बोलेगी कि भाई कंट्रोल विंट्रोल जाने दो, मेरे को तो सब धंधा लेना है, मेरे को मार्केट कैप्चर करना है साहब, मेरे को ये सब फर्क नहीं पड़ता कि कंट्रोल अभी इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है ना। मैं कौन से लेवल पे आ गया, मैंने बोला था रिस्क नाइव, रिस्क अवेयर, है ना। तो उस हिसाब से स्टेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे डिसाइड होता है। सर टेक्नोलॉजी नहीं आई उसके हिसाब से भी मेरा रिस्क फैक्टर डिटरमाइन होगा या रिस्क फैक्टर चेंज होगा, है ना। न्यू बिजनेस मॉडल की वजह से होगा, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ, अगर कंपनी मर्ज हुआ तो ओल्ड कंपनी या न्यू कंपनी जो भी आ रही है उसकी पॉलिसीज के हिसाब से मेरे को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा, उसके हिसाब से मेरी कंपनी के रिस्क चेंज हो जाएंगे, है ना। फॉरेन ऑपरेशंस कैसे है, और फिर न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट, सर इंडिया से आने की वजह से भी मेरा कुछ रिस्क चेंज हो जाता है, मेरा कुछ सोचने का तरीका चेंज हो जाता है, मेरा सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, है ना। बस वही बोलना चाह रहा है, आगे देखो। अब बोलता है बिजनेस फंक्शन इन विच रिस्क नीड टू बी आइडेंटिफाइड। सर मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को ऐसे कौन से बिजनेस फंक्शंस है जहां पे रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे, दूसरा ऑपरेशनल लेवल पे, तीसरा फाइनेंशियल लेवल पे, चौथा नॉलेज मैनेजमेंट, पांचवा कंप्लायंस मैनेजमेंट। सर इन 5 जगहों पे मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि, है ना, जहां पे मुझे क्या देखना पड़ेगा? रिस्क नीड टू बी आइडेंटिफाइड, रिस्क को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा साहब। एक एग्जांपल देता हूं यार, एग्जांपल नहीं दिया आज एक भी। तो अभी क्या हो रहा है, कोविड के टाइम काफी लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, काफी लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। तो एशियन पेंट्स कम आउट विद अ सजेशन दैट कि इट्स अ गुड टाइम टू रिटेन द गुड टैलेंट एंड प्रमोट और मोटिवेट द पीपल, बिकॉज दिस साइकिल इज जनरली अ प्रमोशन साइकिल, है ना। ये साइकिल जो भी है जनरली प्रमोशन साइकिल है, मई टू तुम्हारा जून जुलाई तक प्रमोशन साइकिल चलता है। तो एशियन पेंट्स डिसाइडेड टू रिटेन द एग्जिस्टिंग टैलेंट और उनको मोटिवेट कैसे करना था। तो एशियन पेंट ने बोला कि विल गिव अ हाइक, वी विल गिव अ अर्ली हाइक, हम जल्दी हाइक दे देंगे लोगों को, है ना। वो लोग क्या कर रहे हैं साहब? वो लोग नॉलेज मैनेजमेंट कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर मैं हाइक अभी नहीं दूंगा तो मेरे अच्छे रिसोर्स, एग्जिस्टिंग रिसोर्स छोड़ के चले जाएंगे और उसके जिम्मेदार फिर कौन रहेगा? दिस इज वन ऑफ द वे टू मैनेज द रिस्क, दिस इज वन ऑफ द वे टू मैनेज अ बिजनेस, करेक्ट। बस वही बोल रहा है। अब देखो क्या होता है, बिजनेस फंक्शंस दैट कैन बी असेस्ड फ्रॉम रिस्क पर्सपेक्टिव। सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक में बोलता है अचीवमेंट ऑफ अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव फॉर एंटिटी दैट कैन बी अफेक्टेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, country and political risk, legal regulatory changes, reputation and changes in the economic environment, correct। जो भी मेरा स्ट्रेटेजिक रिस्क है वो सब सर इन सब फैक्टर्स पे डिटरमाइन हो जाता है, इन सब फैक्टर्स की वजह से चेंज हो सकता है। जैसे सर कंट्री, है ना, अब जो कैपिटल, पॉलिटिकल रिस्क, लीगल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, इन सब रिस्क की वजह से मेरा स्ट्रेटेजिक रिस्क, स्ट्रेटेजी जो है ना, ये सब चेंज हो सकता है साहब। सर ऑपरेशनल मतलब क्या? ऑपरेशनल मतलब मैं तुमको पहले ही बता रहा था, इसका अपना चैप्टर आएगा, स्पेसिफिक चैप्टर आएगा जिसमें अपन देखेंगे डे टू डे प्रोसेस ऑफ द एंटिटी, डे टू डे प्रोसेस ऑफ द एंटिटी। तीसरा बोलता है सर फाइनेंशियल रिस्क मतलब क्या? सर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, सर क्रेडिट पे डिपेंड होगा, मेरा वर्किंग कैपिटल पे डिपेंड होगा, मेरा फॉरेन एक्सचेंज क्या है ना, मेरा इंटरेस्ट रेट क्या है ना, और ये सब, इस सब फैक्टर पे मेरा फाइनेंशियल लेवल पे डिटरमाइन होगा, या मेरा फाइनेंशियल लेवल पे ये रिस्क आइडेंटिफाई या रिस्क डिफाइन होगा। आगे बोलता है, मैंने नॉलेज का तुमको बता ही दिया। आगे बोलता है ना, कंप्लायंस मैनेजमेंट। कंप्लायंस मतलब कंप्लाई विद द लॉज एंड रेगुलेशंस, वो सब के फैक्टर्स पे ये डिटरमाइन होगा। ठीक है, मतलब ये कंटेंट बहुत इजी है, एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बोलता है एडिशनल ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द पर्सन आउटसाइड द टीम। अच्छा,
मतलब ही ये बोलना चाह रहा है कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसे टेक्निक्स जिसकी मदद से मैं रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा साहब। मैंने तुमको ऊपर भी बताया था, दो टेक्निक बोलेगा, एक बोलेगा ERM और एक बोलेगा शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस डिटेल में अपन नीचे देखेंगे, ERM का डिटेल में अपन चैप्टर नंबर 8 में देख लिए, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेट। सर ओवरऑल बिजनेस लेवल पे तुम रिस्क देखो, बस वही बोलना चाह रहा है। आगे बोलता है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज टू प्रिवेंट फ्रॉम द सरप्राइजेस। यस सर, मेरे को कोई सरप्राइज है क्या? अगर मैंने रिस्क को पहले से आइडेंटिफाई करके रख लिया तो मेरे को कोई सरप्राइजेस होगा ही नहीं। अब मेरे को पता था कि इफ आई एम गोइंग टू सेल द परफ्यूम, प्रीवियस लेक्चर से रिलेट कर रहा हूं, इफ आई एम गोइंग टू रिलेट, इफ आई एम गोइंग टू सेल व्हाट परफ्यूम्स, मतलब ही मेरे को पता है कि परफ्यूम्स आर हाईली इन्फ्लेमेबल। मतलब ही मैंने तब सोचा था कि मैंने फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए फैक्ट्री में, मेरा फायर अलार्म और फायर सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, करेक्ट? तो मैंने पहले से रिस्क को आइडेंटिफाई करके रखा था, है ना? और ये मेरे को मदद किया था कि अगर जब आग लगेगी तो मुझे पता रहेगा कि कितना लॉस होने वाला है, मेरे पास उस हिसाब से इंश्योरेंस लिया हुआ था, तो मेरे को सरप्राइज नहीं आएगा साहब, मैं एकदम से चौंकूंगा नहीं कि भाई क्या हो गया, करेक्ट? अब रिस्क आइडेंटिफिकेशन जब भी आता है उसके साथ तुम्हें क्वांटिफाई भी करना पड़ेगा साहब। मैंने रिस्क तो आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने बोला कि भैया तुमने इतना सारा केस स्टडी डाला, कंपनी में स्ट्रेटेजिक रिस्क है, कंपनी में कंप्लायंस रिस्क है, कंपनी में मार्केट रिस्क है, कंपनी में काफी सारे रिस्क है भाई, ऑपरेशनल रिस्क है, कंप्लायंस रिस्क है, गवर्नेंस रिस्क है ना? अब कितना अमाउंट तो बता दो साहब, क्वांटिफाई कर दो साहब। क्वांटिफिकेशन भी अपन देखेंगे, क्वांटिफिकेशन की टेक्निक्स कैसे है, क्वांटिफाई कैसे करना, कौन से फैक्टर्स को मैं यूज करूं उसको क्वांटिफाई करने के लिए, ठीक है, वो अपन देखेंगे। क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क आ गया भाई, यहां देखने वाले हैं। अब इधर तीन चीजें बोली गई है, एक होता है रिस्क असेसमेंट, एक होता है रिस्क मेजरमेंट और एक होता है रिस्क क्वांटिफिकेशन। रिस्क असेसमेंट मतलब क्या कि रिस्क को तुम प्रायोरिटाइज करो, है ना? रिस्क को तुम देखो और प्रायोरिटाइज करो, क्वांटिफाई करो, देखो कि कौन सा रिस्क तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और कौन से रिस्क के लिए तुम रिस्क मिटिगेशन प्लान बना सकते हो, कौन से रिस्क के लिए तुम क्या बना सकते हो, रिस्क मिटिगेशन प्लान, है ना? कि रिस्क मिटिगेशन प्लान मतलब क्या, मैंने बताया था कि एक ऐसा प्लान जिसके थ्रू मैं मिटिगेट कर सकता हूँ, नीचे आएगा कि रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स क्या क्या हो सकती है, रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स क्या क्या हो सकती है ना? तो मैंने अभी ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है ना? जब कोरिलेट होगा सबसे पहले आइडेंटिफाई करूंगा, दूसरा करूंगा क्वांटिफाई करूंगा और तीसरा करूंगा मैनेज। मैनेज ही होता है मिटिगेट, ठीक है? दूसरा बोलता है रिस्क मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब क्या? मेजरमेंट मतलब बताओ सर कितना मेरा रिस्क है। सर ये मेजरमेंट जो होगा वो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन लेवल पे और पोर्टफोलियो लेवल पे भी होना चाहिए, है ना? इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन लेवल पे और पोर्टफोलियो लेवल पे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मेरे को देखना है कि डिमांड साइड पे कितना है, सप्लाई साइड पे कितना है, बट ओवरऑल ईआरएम लेवल पे, बिजनेस लेवल पे भी कितना है, पोर्टफोलियो लेवल पे भी रिस्क कितना है, वो मुझे देखना पड़ेगा, है ना? आगे बोलता है रिस्क क्वांटिफिकेशन मतलब कि क्वांटिफाई कर दो साहब, क्वांटिफाई कर दो साहब, ठीक है? अब दो चीजें, एक होता है क्वांटिटेटिव रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा होता है क्वालिटेटिव रिस्क मैनेजमेंट। सर क्वालिटेटिव का मतलब समझा दो पहले, फिर क्वांटिटेटिव बताना। क्वालिटेटिव रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? क्वालिटेटिव रिस्क मैनेजमेंट मतलब होता है कि डिस्क्राइबिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग इन साइज, इन अपीयरेंस, इन वैल्यू। सर एक क्वालिटी बता दो, एक जजमेंट बता दो, उसके बेसिस पे मेरे को सर एक क्वालिटेटिव अप्रोच लेना है, क्वालिटेटिव अप्रोच लेना है। ये जो इंपॉर्टेंट है, ये दिस इज इंपॉर्टेंट। ट्रैफिक सिग्नल, है ना? ट्रैफिक सिग्नल रिस्क कार्ड, ट्रैफिक सिग्नल रिस्क कार्ड यहाँ पे अपन देखेंगे, है ना? ट्रैफिक सिग्नल क्यों? क्योंकि देखो ट्रैफिक सिग्नल के समान दिखता है, लाइट वाइट, है ना? आगे तक तो क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट क्या? तो उसमें सबसे पहले तुम्हें तीन चीजें देखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि क्या होता है ना? Again, this relates to what? Probability into consequence. Probability into consequence. सर वहीं पे आ रहा है डिस्कशन, है ना? तो जो लेक्चर नंबर 1 में मैंने रिलेट किया था ना, बस अब हो रहा है रिलेट सब चीजें, है ना? देखो 1.2 पे भी दिया है। अब देखो सबसे पहले क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट
assessment generally find the answers of this. सर मेरे को बताओ probability into consequence, probability into consequence, probability into consequence क्यों करते हैं? probability into consequence हम इसलिए करते हैं सबसे पहला ताकि हमें पता पड़े कि what is the probability of risk occurrence, risk जो हो रहा है उसका probability क्या है, नंबर वन. नंबर टू, what will be the cost of a business if it does happen. सर अगर ये चीज हो गई तो कितना इम्पैक्ट होगा बिजनेस में, इसलिए मैं प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंस करता रहता हूँ. और तीसरा, द प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स इंडिकेट्स दैट व्हिच रिस्क नीड्स टू बी मैनेज. करेक्ट सर, जहां पे मेरा रिस्क ये ज्यादा है, जहां पे मेरा जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंस करके एक स्कोर डेवलप किया था, अगर उस स्कोर से ज्यादा है तो मैं देखूंगा कि मेरे को कहां पे किस हिसाब से उसे मिटिगेट करना है, किस हिसाब से उसे मैनेज करना है. करेक्ट. अब अपन सबसे पहले मैं तुमको ये समझाता हूँ. देखो प्रोबेबिलिटी और कॉन्सिक्वेंस के बेसिस पे ये 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है ना. तो ऐसे तुम स्कोर निकाल सकते हो, है ना. 1 into 3 3, है ना. फिर 3 into 3 इधर 9 आ जाएगा, है ना. ये 9 हो जाएगा. तो वैसे तुम निकाल सकते हो. अब देखो क्या बोलता है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको एक सेकंड ना. हाँ, तो देखो क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी जब लो है और कॉन्सिक्वेंसेस लो है तो क्या बोलता है, लो प्रोबेबिलिटी लो इम्पैक्ट एंड इट मे बी रिव्यूड एनुअली. जहां पे संभावना ही कम है, जहां पे चीजों की होने की संभावना ही कम है, जहां पे रिस्क कम है, वहां पे उसको मैं जरूरत ही क्या है भाई, साल में एक बार देखो ना, एनुअल कंट्रोल बना दो. बट जहां पे साहब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और इम्पैक्ट भी ज्यादा है, उससे ऑनलाइन मॉनिटरिंग, ऑनलाइन मतलब कि रियल फटाफट हमेशा तुम उसे मॉनिटर करते रहो, हमेशा उसे तुम मॉनिटर करते रहो. बट जहां पे प्रोबेबिलिटी एवरेज है और तुम्हारा इम्पैक्ट ज्यादा है तो उसे रियल टाइम में मैनेज करो. रियल टाइम एग्जांपल है एटीएम, है ना. रियल टाइम, तुरंत जैसे हुआ वैसे मेजर करो. ओके. फिर क्या बोलता है, जहां पे प्रोबेबिलिटी कम है और इम्पैक्ट कितना है, इम्पैक्ट इज हाई, तो इसको तुम क्वार्टरली मैनेज करो, है ना. तो उस हिसाब पे एक पूरा मैट्रिक्स बनाया, उस हिसाब से एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया गया, ये एनुअली होगा, ये 6 मंथली होगा, ये क्वार्टरली होगा, ये 6 मंथली होगा, ये 6 मंथली होगा, है ना. तो उस हिसाब से एक ग्रिड बनाया गया, उस हिसाब से एक तुम्हें टेबल बनाया गया, है ना. तो ये मैंने उस हिसाब से फिर यहाँ पे भी लिख दिया, लो प्रोबेबिलिटी लो इम्पैक्ट, है ना, हाई प्रोबेबिलिटी लो इम्पैक्ट, है ना, उस बेसिस पे. तो ये टेबल थोड़ा अच्छे से देख लेना. and again this brings to your same concept, again it's bring to a same concept, probability into consequence. वही बोला गया, जहां पे मेरा रेड है वो मोर रिस्की है, मोर क्रूशियल रिस्क है, उसे तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा. ठीक है. अब देखो क्या बोलता है, जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है मतलब इवेंट होगा ही नहीं, जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है मतलब उसका 100% चांसेस है, वो इवेंट होगा ही होगा. और अनसर्टन रिस्क जो है वो असाइन किया जाता है 0 to 1 के बीच में. इसका मैंने एक एमसीक्यू डाला था, है ना, टेलीग्राम में, काफी लोगों ने गलत आंसर दे दिया, है ना. अनसर्टन रिस्क जो असाइन होता है वो असाइन होता है 0 to 1 के बीच में. ठीक है, आगे बढ़ता है. आई थिंक ये तुमको समझ में आ गया होगा. दिस वाज क्वालिटेटिव. आगे देखते हैं सर क्वांटिटेटिव. सर क्वांटिटेटिव मतलब क्या सर, एक नंबर टर्म में बता दो कि भैया कितना रिस्क होगा. ठीक है. तो इधर एक एग्जांपल दिया है डिसीजन ट्री की मदद से. हाँ, एक और चीज, डिसीजन ट्री तुम्हारा आईपीसीसी की बुक में भी है ना, जिसका चैप्टर बोला गया है इंस्टीट्यूट ने कर लेना, है ना. जो 3 चैप्टर मैंने बताया था उसमें डिसीजन ट्री के बारे में भी दिया हुआ है ना. तो ये प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंसेस. एक और चीज सर, क्वेश्चन आएगा. अब सर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, क्यों नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन. सर मतलब ये आप बोल रहे हो चैप्टर 4 से थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन आ सकता है भाई. जो चैप्टर 4 डिलीट हो गया था उससे क्वेश्चन आंसर्स के चांसेस कम है. बट प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत देख लेना, प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत करके जाना, क्योंकि इधर देखो डिसीजन ट्री इज बेस्ड ऑन व्हाट, प्रोबेबिलिटी, है ना. सर डिसीजन ट्री इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी. अब तो इधर क्वेश्चन क्या बोला गया, इधर क्वेश्चन बोलता है कि what is the probability that an event will occur. तो इसमें ये बोलता है कि चांसेस ऑफ गुड वेदर इज 40%, चांसेस ऑफ बैड वेदर इज 60%, चांसेस ऑफ पब्लिक इवेंट इन अ गुड वेदर इज 70% एंड चांसेस ऑफ पब्लिक इवेंट इन बैड वेदर इज 30%. तो सबको इनने प्रोडक्ट ले लिया, व्हाट इज अ गुड कंडीशन, व्हाट इज बैड कंडीशन. दिस इज वेरी इजी, मतलब ये सीपीटी लेवल का क्वेश्चन है ना. तो तुम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालिए कि भाई 46% ऑफ द प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारा इवेंट ओकर होगा, है ना. तो उस हिसाब से मैंने क्या निकाल लिया, उस हिसाब से मैंने
क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट, क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट मैंने निकाल लिया। सर मुझे एक एग्जांपल दिखा सकते हो? हाँ दिखाता है ना भाई, देखो डिसीजन ट्री, ये रहा डिसीजन ट्री, जूम करता हूँ, है ना। तो देखो डिसीजन ट्री, डिसीजन कैसे लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है इससे ना, तो ड्रॉ करेंगे कुछ। देखो डिसीजन पॉइंट है, डिसीजन तुम्हारे एग्जांपल जैसे टॉसिंग अ कॉइन, या तो आएगा हेड या तो आएगा टेल, है ना। अब उसका पॉसिबिलिटीज क्या है ना, उसका पॉसिबिलिटीज यहाँ पे लिख लो, करेक्ट, और इधर एक आउटकम आएगा, आउटकम देख लो, समझा। तो इट इज वेरी इजी, है ना। तो इसको तुम यूज कर सकते हो डिसीजन मेकिंग के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए कि भैया जी कितना रिस्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है सर मेन और मजेदार पार्ट, जो चैप्टर का क्रक्स जो है ना, यहाँ से चालू हो रहा है सर मजेदार। अभी तक ये तो थोड़ा ज्ञानबाजी चल रहा था कि ऐसा करो, आइडेंटिफाई करो, असेस करो, क्वांटिफाई करो, मैनेज करो, मिटिगेशन, है ना, ये करो, मिटिगेट करो, मिटिगेशन टेक्निक्स लाओ, है ना, ईआरएम लगाओ, सॉर्ट एनालिसिस लगाओ, डिसीजन ट्री बनाओ, है ना, ट्रैफिक सिग्नल देखो। अब आता है टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर क्वांटिफिकेशन, रिस्क क्वांटिफिकेशन। एग्जाम में सर क्वेश्चन आ चुका है 6 मार्क का और 4 मार्क का, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर रिस्क क्वांटिफिकेशन, या व्हाट इज असेसमेंट, व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर असेसमेंट ऑफ रिस्क, या व्हाट इज हाउ विल इवैल्यूएट द रिस्क। क्वेश्चन आया 4 मार्क का, 4 मार्क का क्वेश्चन आया, 4 पॉइंट तो लिख के आऊंगा। अब आदमी जाता है, देखता है कि भाई कौन से 4 पॉइंट लिखूं, सर शुरू के 4 लिख दूं क्या? भाई दिमाग से करो, जो छोटे 4 है ना वो लिख के आओ भाई, जो छोटे 4 है ना वो पॉइंट लिख के आओ। ये छोटा है, डिसीजन ट्री छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स लिख के आओ भाई। बड़े बड़े पॉइंट्स लिख के आओगे तो पेपर छूट जाएगा, है ना। तुम बोलोगे नहीं नहीं सर शुरू के 4 लिख के आऊंगा, नहीं, जो छोटे हैं वो 4 लिख के आओ भाई, करेक्ट। अब 4 मार्क के लिए इतना बड़ा थोड़ी लिखोगे भाई, 3 पेज का आंसर है, तुम्हारे इसको लिखने जाओगे तो इट विल बिकम टू 4 to 5 पेजेस इन योर आंसर शीट। ओके, तो बी टेक अ स्मार्ट डिसीजन व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स, ठीक है। आंसर राइटिंग पे सेपरेट सेशन होगा, सेपरेट लेक्चर होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब बोलता है कि व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर रिस्क क्वांटिफिकेशन। व्हाट इज रिस्क क्वांटिफिकेशन? रिस्क को सर क्वांटिफाई कर दो, बता दो साहब अब कितना रिस्क है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कितना रिस्क। सबसे पहला है जजमेंट एंड इंट्यूशन। जजमेंट एंड इंट्यूशन, सर तुम्हें क्या लगता है कितना रिस्क होगा? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें अपने प्रोफेशनल बिहेवियर पे, तुम्हें अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक जजमेंट बनाओ साहब, एक ओपिनियन बनाओ साहब। तो जैसे कि एक ऑडिटर हमेशा ऑडिट करने से पहले या ऑडिट करते वक्त एक जजमेंट बनाता है, एक ओपिनियन बनाता है, उसे जजमेंट बनाना पड़ता है कहीं लेवल पे जहां पे उसकी प्रोसीजर्स वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इनहेरेंट लिमिटेशन आ जाता है, वहां पे उसे जजमेंट बनाना पड़ता है कि बिजनेस का रिस्क कितना है। उस हिसाब से ही ये बोल रहा है कि तुम भी एक जजमेंट बनाओ, तुम भी एक जजमेंट बनाओ, तुम भी एक, है ना, इंट्यूशन लाओ और बताओ कि कितना रिस्क, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हाँ ये भी हो गया। आगे जजमेंट और इंट्यूशन लाओ। दूसरा बोलता है डॉल्फी, है ना, डेल्फी अप्रोच। बढ़िया सा सर, नाम कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए इसको हाईलाइट कर दिया है, ढूंढने में इजी हो जाए। क्या बोलता है डेल्फी अप्रोच? क्या बोलता है कि एक फोकस ग्रुप बिठाओ, एक फोकस ग्रुप बिठाओ और उनके साथ मल्टीपल राउंड ऑफ क्वेश्चनर्स लो। फोकस ग्रुप किसका? एक्सपर्ट्स का। फोकस ग्रुप किसका? एक एक्सपर्ट्स का फोकस ग्रुप बिठाओ, उनके साथ एक मल्टीपल राउंड ऑफ क्वेश्चनर्स तुम घुमाओ और उनको क्वेश्चनर्स भरवाओ। कितनी बार? 4 बार भरवाओ, और उसके बेसिस पे तुम एक ओपिनियन डेवलप करो। उसके बेसिस पे क्या करो? एक ओपिनियन डेवलप करो। देखो क्या बोलता है, it is a forecasting process framework based on the result of multiple rounds of the questionnaire sent to a panel of experts. Several rounds of questionnaires are sent out. Several rounds of questionnaires are sent out to the group of an experts, and anonymous response are aggregated and shared with the group after each round. है ना? तो कितनी बार करना चाहिए? The process may be repeated 4 times. Process may be repeated 4 times. वही बोलता है एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट बनाओ, उनको एक क्वेश्चनेयर दो, उनको एक दो अपना ओपिनियन बनाए और उसके बेसिस पे तुम नोट डाउन कर लो, ठीक है। फालतू अप्रोच है बट ठीक है। आगे बोलता है स्कोरिंग। नहीं बट पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स इज अ गुड वे टू गेट द क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क। आगे बोलता है स्कोरिंग। सर स्कोर एक डेवलप करो, किसके बेसिस पे? प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंस के बेसिस पे तुम स्कोर डेवलप करो, एक स्कोर डेवलप करो और अकॉर्डिंगली तुम रैंक डेवलप करो। सर हमने कैसे, मैंने चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंस का अगर मेरा स्कोर आया 12 बट मेरा रिस्क एपेटाइट लेवल था 12, तो मैं
चुपचाप बैठूंगा, बट जैसे ही मेरा प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंस का स्कोर 12 से ऊपर चले गया, मैं तो भाई अब एक्शन लेना पड़ेगा, अब तो मेरे को ठीक करना ही पड़ेगा साहब, मैंने बताया था, याद है, बस उस हिसाब से स्कोर देखो। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स देखो, है ना, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, है ना, कैलकुलेट द एनुअल लॉस कितना होगा, एक्सपोजर कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, है ना, ठीक है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। आगे बोलता है ना क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। सर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज करो जिसमें ये तीन चीजों का बोल रहा है, एक तुम देखो थ्रेट्स कितना है ना, दूसरा बोलता है वल्नरेबिलिटीज कितनी है और उसके बेसिस पे तुम कंट्रोल लाओ। मैंने लेक्चर नंबर 2 में बोला था थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटी और कंट्रोल्स, और मैंने ये चार्ट भी दिखाया था एज फार एज यू रिमेंबर। तो थ्रेट्स मतलब क्या, है ना, और वल्नरेबिलिटीज मतलब क्या। सब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ थ्रेट मेरे लिए वल्नरेबिलिटी बन जाती है, थ्रेट मेरे लिए वल्नरेबिलिटी बन जाती है तब जब मान लो कि अगर एंग्री एम्प्लॉई गुस्सा आ गया तो उनने मेरा कोई सॉफ्टवेयर बग डाल दिया है, कुछ कर लिया, तो थ्रेट बिकम वल्नरेबिलिटी, और उसके लिए मुझे लाना पड़ेगा क्या, कंट्रोल, उसके लिए मुझे लाना पड़ेगा क्या, कंट्रोल। तो वही बोला गया है ना, थ्रेट्स है, थ्रेट्स प्रोन टू अटैक्स। अब जैसे इधर एक एग्जांपल दिया था कि वल्नरेबिलिटी मेरे लिए फायर है, पेपर है, पेपर, है ना, फॉर एग्जांपल फायर वल्नरेबिलिटी वुड बी इनफ्लेमेबल, है ना, जैसे अब पेपर पेपर रखा रहा कोई फैक्ट्री में, जैसे मेरी इधर परफ्यूम रखी थी, तो परफ्यूम इज अ वल्नरेबल फॉर मी, है ना, आग लग जाएगी भगा। अब बोलता है कि कंट्रोल्स, कंट्रोल्स में बोलता है या तो तुम डिटरेंट कंट्रोल लाओ, प्रिवेंटिव कंट्रोल लाओ, करेक्टिव कंट्रोल लाओ, या डिटेक्टिव कंट्रोल लाओ। मतलब क्या, डिटरेंट मतलब क्या, अब देखो इसमें भी ये दो कंट्रोल है टू स्टॉप द इवेंट, की इवेंट हो ही ना, और ये जो दो कंट्रोल है करेक्टिव, है ना, और डिटेक्टिव, करेक्टिव और डिटेक्टिव, है ना, इवेंट होने के बाद, करेक्टिव और डिटेक्टिव इवेंट होने के बाद। मतलब क्या सर, टू स्टॉप द इवेंट मतलब इवेंट हो ही ना, इवेंट हो ही ना, ठीक है, और आफ्टर द इवेंट इज ओवर मतलब इवेंट हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे डिटरेंट और प्रिवेंटिव कंट्रोल मतलब वही बोलता है कि लाइक्लीहुड होने की संभावना ही कम कर दो। आगे क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव कंट्रोल में तो प्रिवेंटिव मेजर्स लेके रख लो, फायर एक्सटिंग्विशर लगा के रख लो, ओके। करेक्टिव कंट्रोल मतलब क्या बोलता है कि अब तुम करेक्शंस लो, देखो, सुधार करो। और डिटेक्टिव कंट्रोल मतलब क्या, है ना, डिस्कवर द अटैक्स, तुम अब आगे जो होगा, है ना, तुम डिटेक्ट कर लो भाई, फटाक से डिटेक्ट हो जाएगा, है ना, डिटेक्टिव कंट्रोल। आगे क्या बोलता है, एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू, है ना, मतलब क्या बोलता है, मतलब कि तुम देखो कि कितना तुम्हारा लॉस होने वाला है, कितना मॉनिटरी वैल्यू जाने वाला है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे और रिस्क इवेंट वैल्यू के बेसिस पे तुम्हें देखना पड़ेगा कि कितना मेरा पैसा जाने वाला है। आगे बोलता है कंसीडर बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कॉन्सिक्वेंसेस। यस, मेरे को जो भी कॉन्सिक्वेंस होगी, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, है ना, गुडविल का लॉस या तो मेरे को प्रॉपर्टी में लॉस, है ना, आग लग गई, गुडविल खराब हुआ, प्लस जो स्टॉक डैमेज हुआ वो भी तो जाएगा, दोनों। एक्सपेक्टेड मॉनिटरी लॉस, टेंजिबल और इनटेंजिबल फैक्टर कंसीडर करो। फिर आता है स्टिमुलेशन। सर स्टिमुलेशन मतलब क्या, स्टिमुलेशन मतलब ही जब भी, तो होता क्या है कि इन मेनी डेवलप्ड कंट्रीज और इवन इन द एयरलाइन इंडस्ट्री, तो जब भी तुमको एरोप्लेन उड़ाना रहता है तो पहले दे गिव अ स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन मतलब क्या, इट्स अ रियल मॉडल, इट्स अ रियल मॉडल, है ना, तुमको ऐसा लगता है कि तुम सही में प्लेन उड़ा रहे हो, है ना, तो स्टिमुलेशन, रियल मॉडल में तुम ऐसा टेस्ट करो, रियल मॉडल में ऐसा कुछ टेस्ट करो, करेक्ट। तो जैसे अपन एग्जाम एग्जाम के पहले एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं, दैट इज अ स्टिमुलेशन, दैट इज अ स्टिमुलेशन, ठीक है। बस वही उस हिसाब से तुम देखो। फिर बोलता है डिसीजन ट्री बनाओ, डिसीजन ट्री मैंने तुमको बता दिया था। एक्सपर्ट के जजमेंट, एक्सपर्ट जजमेंट ऊपर अपना भी आया था, है ना, डल्फी अप्रोच में एक्सपर्ट जजमेंट अलग से दे दिया, है ना। उधर पैनल ऑफ एक्सपर्ट से मल्टीपल राउंड्स होंगे, 4 राउंड्स होंगे, बताया था। फिर देखो बोलता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉस, फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉस मतलब सर कितना लॉस होने वाला है, मेरे को देखो ना साहब, कितना लॉस होने वाला है, बट ये कैसे पता पड़ेगा, ये पास्ट एक्सपीरियंस से पता पड़ेगा, है ना, लर्न फ्रॉम दी पास्ट, लर्न फ्रॉम दी पास्ट होता है। और आता है सिनेरियो एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 5 में भी ये मिलेगा, चैप्टर नंबर 9 में भी मिलेगा, है ना। तो मैंने इधर कोरिलेशन है ना, तो ये जो कोरिलेशन है तुम चैप्टर 5 पढ़ेंगे तब उसके साथ, अब जब ये कोरिलेशन अभी के लिए नहीं डाला हूं,
ये कोरिलेशन सेकंड रीडिंग और के लिए है तुम्हारा, क्योंकि सेकंड रीडिंग तुम करोगे ना तो तुम देखोगे कि अरे भाई चैप्टर नंबर 5 में ये भी लिखा था, हाँ तो तुम जाओगे फिर चैप्टर नंबर 5 में एंड यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द कंटेंट व्हिच इज देयर। अभी मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा है ना, बट मेरे को पता है, तुमको नहीं पता ना भाई, तुम अब चैप्टर नंबर 5 पढ़े हो नहीं पढ़े हो मेरे को नहीं पता ना, है ना। अब 2.11 में नीचे दिखेगा तुमको 2.11, क्योंकि ये पेज नंबर है 2.9, 2.11 नीचे है ना, दिखा देता हूँ। 2.11 में सेम ऐसे मिल जाएगा तुमको, नीचे 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 ये देखा सिनेरियो एनालिसिस है ना। हाँ अब वैसे इधर सिनेरियो एनालिसिस है ना, कोरिलेट हो गया, यहाँ नहीं है तो फिर 2.11 में देख लो, ये एमसीक्यू में हेल्प करता है तुमको है ना, और कोरिलेट चीजों को समझने में ये होगा। तो सिनेरियो एनालिसिस क्या होता है? सिनेरियो एनालिसिस मतलब बोलता है कि एक सिनेरियो बनाओ, एक प्रोसेस बनाओ और उसको एनालाइज करो, फ्यूचर में क्या आउटकम होगा, क्या कंडीशंस होंगी, कैसे होगा। फॉर एग्जांपल जब भी क्या होता है, पायलट पायलट रन होते हैं, एक सिनेरियो होता है ना। हम जब भी कुछ कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या कुछ भी होता है, देयर इज ऑलवेज अ पायलट रन, एक सिनेरियो एनालिसिस होता है ना, कि क्या क्या होगा फ्यूचर में, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस है, वेदर दिस आउटकम इज फिजिबल और नॉट फिजिबल फॉर मी, है ना। तो वैसे एक सिनेरियो एनालिसिस करो और ये सब टेक्निक्स की मदद से, ये सब टेक्निक्स की मदद से, टूल्स की मदद से मैं रिस्क को क्वांटिफाई करूंगा और बोलूंगा साहब कि मेरा इतना रिस्क है, मेरा इतना रिस्क है, ये सब टेक्निक्स की मदद से मैं क्वांटिफाई कर लूंगा और बोलूंगा कि साहब मेरा इतना रिस्क, ठीक है। अदर बिजनेस मेजर्स में क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि तुम एक्सपेक्टेड लॉस, वैल्यूएट रिस्क, एक्सपेक्टेड लॉस अपना आगे वाले चैप्टर में आएगा, वॉर के साथ आएगा है ना, जो अपन वॉर चैप्टर देखेंगे चैप्टर नंबर 5 उसमें आ जाएगा एक्सपेक्टेड लॉस है ना, तो इसमें तुम टेंशन मत लो, अपन देखेंगे है ना। फिर इसमें रेशियो एनालिसिस देखो, सैम्पलिंग्स देखो, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट वेरिएशंस कितना है, सेंसिटिविटी एनालिसिस कितना है ना, ये सब अपन देखेंगे आगे है ना। तो ये सब चीजें भी तुम्हें कंसिडर करनी चाहिए। अब आगे क्या बोलता है, आउटपुट फॉर रिस्क क्वांटिफिकेशन, ये हो गया आउटपुट फॉर रिस्क क्वांटिफिकेशन। अब देखो क्या बोलता है इधर, रिस्क मिटिगेशन के बारे में बात किया गया है और कौन से मैं आउटपुट्स को यूज कर सकता हूं उसके बारे में दिया गया है। तो कॉमन आउटपुट्स जो मैं यूज कर सकता हूं, जैसे रिस्क स्कोर कार्ड, मैंने तुमको बताया था रिस्क स्कोर कार्ड, याद है? ये रिस्क स्कोर कार्ड पिछले लेक्चर में दिखाया था, इफ यू रिमेंबर है ना। ऐसे एक स्कोर कार्ड डेवलप करेंगे, ऐसे एक स्कोर कार्ड डेवलप करेंगे है ना, उसकी मदद से हम देखेंगे, ठीक है। आ जा भाई, हाँ। फिर क्या बोलता है, वैल्यूएट रिस्क है ना, सैम्पलिंग प्लान, स्टिमुलेटेड मॉडल्स है ना, प्रोजेक्शंस, ये सब तुम्हें यूज करना पड़ेगा किसके लिए, रिस्क क्वांटिफिकेशन और ये सब चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए है ना। आउटपुट फॉर रिस्क क्वांटिफिकेशन मतलब ही जो मेरे को रिस्क मिटिगेशन है उसके लिए मेरे को ये सब चीजों को यूज करना पड़ेगा, है ना। अब आते हैं सर मजेदार पोर्शन में, सब फालतू ये सब कचरा वचरा दे के रखा था, पढ़ लेना यार थोड़ा, है ना। जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस कर रहा हूं मैं। रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट अप्रोचेस, रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट अप्रोच का होता है, ध्यान देखो। हाउ टू आइडेंटिफाई द रिस्क, साहब ऊपर तो आपने बता दिया कि ये क्वांटिफाई कैसे करोगे, बट नीचे आप बता रहे हो कि आइडेंटिफाई कैसे करोगे रिस्क को, ठीक है। उसके कई मेथड्स, उसकी कई चीजें तुमने बता दी है कि भैया रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करना, हाउ टू आइडेंटिफाई द रिस्क साहब, हाउ टू आइडेंटिफाई द रिस्क। सबसे पहला बोलता है एनालिसिस ऑफ प्रोसेस, मतलब ही तुम एक फ्लो चार्ट बनाओ। मैंने फ्लो चार्ट दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, बोला था कि ये फ्लो चार्ट की मदद से तुम एक फ्लो चार्ट बनाओ, एक डायग्राम बनाओ, उसकी मदद से तुमको पता पड़ेगा कि यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे रिस्क नहीं है। सर फिर से दिखा देता हूँ है ना, ये देखो अपने ऐसा फ्लो चार्ट बनाया था, यहाँ पे अपन ने देखा था कि यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे रिस्क नहीं है ना, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए है ना, उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि क्या मेरे लिए रिस्क है, क्या मेरे लिए रिस्क नहीं है। दूसरा होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब क्या, कि एक फोकस ग्रुप आइडेंटिफाई करेगा कि क्या क्या रिस्क है, एक फोकस ग्रुप आइडेंटिफाई करेगा कि क्या क्या रिस्क है ना। ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज पुट फॉरवर्ड देयर आइडियाज, एक ग्रुप ऑफ है ना, फोकस ग्रुप रहेगा जो अपने आइडियाज बताएगा कि भाई कैसे कैसे करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है ना, उसको कैसे हमें सॉल्व करना है ना, वो बताएंगे। अब आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है क्वेश्चनियर्स और इंटरव्यू। क्वेश्चनियर्स और इंटरव्यू की मदद से मुझे पता पड़ेगा कि मैं कैसे रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, है ना, मैं कैसे रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, है ना। और ये कौन से बंदे के बारे में बोला गया है ना, इस बंदे ने बोला गया है ना, टॉनी हर्बी ने, ठीक है। तो ये बंदे का नाम मैंने रेड में लिख दिया है ताकि ये अब आ जाए, तो अब इसमें क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट,
तो ऐसे ही कॉपी पेस्ट करना है, बस मेरे को मेथड पता होना चाहिए। एनालिसिस ऑफ प्रोसेस में फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, इसलिए मैंने लेफ्ट साइड में लिख दिया है ना, फट 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 फट। ब्रेनस्टॉर्मिंग, एग्जाम के एक दिन पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या रहेगा, फोकस ग्रुप आइडेंटिफाई करेगा। क्वेश्चन में क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज एंड, है ना, वेरियस मैनेजमेंट लेवल, है ना, स्ट्रक्चर इंटरव्यूज होगा, कोई क्वेश्चंस होंगे, है ना, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा, बट अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में होगा। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट अपन हमेशा बनाते हैं, ऑडिटर एक चेकलिस्ट बनाता है, इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर एक हमेशा चेकलिस्ट बनाता है। तो वही बोलता है, इट हेल्प्स टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस इन कैरिंग द टास्क, करेक्ट, है ना। तो चेकलिस्ट हमें बनाना चाहिए जिसकी मदद से मैं रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाऊं और असेस कर पाऊं। आगे बोलता है व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस, सर मतलब क्या, सर क्या होगा अगर गलत हो गया तो, क्या हो गया अगर कोरोना खत्म ही नहीं हुआ तो, कौन सा रिस्क रहेगा साहब, ये सब रिस्क रहेंगे, है ना। तो व्हाट इफ एनालिसिस, क्या होगा वो सोचो। सिनेरियो एनालिसिस ऊपर बताया है ना, सिनेरियोस देखो, है ना, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ना, सिनेरियो एनालिसिस मैंने ऊपर बता दिया है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, ये अच्छा चीज है, देखो क्या बोलता है, फॉल्ट ट्री एनालिसिस। सर मतलब क्या, सबसे पहले तुम देखो कि क्या गलती हो सकती है, फॉल्ट निकालो पहले, फॉल्ट ये है, उसके बेसिस पे सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे कि कस्टमर को क्या चीज अनॉय करती है, ये फॉल्ट है ना, ये फॉल्ट है, उसके बेसिस पे तुम सॉल्यूशन निकालो, उसके बेसिस पे तुम क्या निकालो, सॉल्यूशन निकालो। इसे कहा जाता है, इट्स अ रिवर्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, इट्स अ रिवर्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, है ना। क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग में मैं सीधा सीधा सोचूंगा साहब कि क्या करना है, कस्टमर को खुश करने के लिए क्या करना है, मैं ऐसा सोचूंगा। बट फॉल्ट ट्री एनालिसिस में मैं ये सोचूंगा कि कस्टमर भैया एनॉय क्यों हो रहा है, कस्टमर गुस्सा क्यों हो रहा है, कस्टमर को क्या सर्विस अच्छी नहीं लग रही, है ना। तो मैं सोचूंगा फर्स्ट थिंग व्हाट कैन बी द वर्स्ट आउटकम एंड देन थिंक हाउ टू सॉल्व द सेम। ओके, दिस इज कॉल्ड एज फॉल्स ट्री एनालिसिस, फॉल्स ट्री एनालिसिस, रिवर्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, FTA। बो टाई एनालिसिस, सर आया है नाम, बो टाई एनालिसिस, सर मतलब क्या होता है, तुम एक पिक्चर बनाओ, तुम एक पिक्चर बनाओ और देखो, सोचो कि क्या क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन, वो टाई एनालिसिस, है ना। तुम उसके बेसिस पे लिंक करो, तुम उसके बेसिस पे जो भी रिस्क है वो निकालो, जो भी इफेक्ट्स है वो निकालो, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो निकालो, और उसको एक चार्ट में बनाओ, उसको पूरा एक लिंक कर दो पूरी चीजों से, और बताओ कि क्या होगा, कैसा रिस्क होगा, कैसे आइडेंटिफाई किया, कैसे एनालाइज, कैसे दिखाओ, एक बोटा एनालिसिस में दिखाता हूँ भाई कैसे होता है। देखो दो डायग्राम है इसमें मेरे पास, देखो यहाँ पे मैंने इवेंट रखा, है ना, एक सेकंड, है ना, यहाँ पे मैंने इवेंट रखा, इवेंट के बेसिस पे मैंने देखा कि क्या क्या मेरा कंट्रोल फेलियर है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, है ना। अब ये बड़ा सा बनता है ना, अब ये छोटा है, एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, थोड़ा जूम नहीं हो रहा है यार ये, है ना, हैजार्ड्स क्या है ना, तो उस के बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा। और एक और डायग्राम है बोट एनालिसिस का, जिसमें बोलता है ना, एक तरफ थ्रेट रखो, एक तरफ कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो देखो, कंट्रोल्स क्या है, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स क्या है ना। शेल कंपनी का बनाया हुआ है बोट एनालिसिस, ठीक है। वही बोलता है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस मतलब क्या, जो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है विल बी अ राइट पर्सन टू टेल यू कि व्हाट आर द रिस्क which the company is facing, what are the risk which I have seen, है ना। तो ही बोल रहा है those who are involved in the department can tell you which risk is better, है ना, कौन सा रिस्क कंपनी फेस कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस। आगे क्या बोलता है, इंसिडेंट एनालिसिस, एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंट्स, आप उसके बेसिस पे तुम देखो कि रूट क्या है, व्हाट आर द रूट कॉज एनालिसिस, है ना, कौन कौन सी चीजें हो रही है, इंसिडेंट के बेसिस पे तुम देखो। आगे क्या बोलता है, तुम तुम सर्वेस करो, इंटरव्यूज लो लार्ज नंबर ऑफ पीपल के, तुम देखो उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करो कि कौन से कंपनी को, ओके। आगे बोलता है वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करो, आइडेंटिफाई करने के लिए, असेस करने के लिए। आगे क्या बोलता है, comparison with organizations, compare your things with other organizations, compare your things with other organizations, इसे हम कहते हैं बेंचमार्किंग, इसे हम कहते हैं क्या, बेंचमार्किंग, है ना। बेंचमार्किंग प्रोसेस सेट करो और उसकी मदद से तुम देखो कि कौन कौन सा रिस्क है, फिर पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, एकदम इजी है, बस ओवरव्यू दे रहा हूं तुमको। स्टेक होल्डर एनालिसिस, यस, स्टेक होल्डर को क्या चाहिए, उसके बेसिस पे भी तो तुमको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि स्टेक होल्डर को क्या चाहिए। स्टेक होल्डर एनालिसिस, आइडेंटिफाई द ग्रुप्स, है ना, उनके इंटरेस्ट देखो, उनके इंटरेस्ट समझो, और उनको देखो कि कौन कौन से रिस्क है। वर्किंग ग्रुप्स, है ना, वर्किंग ग्रुप्स जैसे कि क्या बोलता है,
है ना, कॉम्पिटेंट वर्किंग ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड, है ना, तुम एक वर्किंग ग्रुप बनाओ, उसके बेसिस पे उनको काम दो, है ना, उसके बेसिस पे उनको काम दो, सोर्सेस दो, कॉन्सिक्वेंसेस देखो, स्टेक होल्डर इम्पैक्ट क्या है, एग्जिस्टिंग कंट्रोल क्या है ना, वो सब देखो। ठीक है, आगे क्या बोलता है, कॉर्पोरेट नॉलेज, जो भी तुमने सीखा है ना, एक्सपीरियंस किया है या डॉक्यूमेंट किया है कहीं पे, या तो तुमने जो भी लेसन्स लर्न किए हैं उसके बेसिस पे तुम रिस्क को आइडेंटिफाई करो और असेस करो साहब। मतलब सर मैंने 16 टेक्निक्स देख लिए जिसकी मदद से मैं रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ और असेस कर सकता हूँ। आगे बोलता है, क्या बोलता है देखो, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ रिस्क असेसमेंट, कई टाइप ऑफ रिस्क असेसमेंट है ना, जैसे कि इंक्लूडिंग अ रिस्क असेसमेंट टू सपोर्ट इन्वेस्टिगेशन डिसीजन, है ना, सॉरी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव एंड असेसमेंट ऑफ ऑपरेशनल एंड कॉस्ट अनसर्टेनिटी, है ना। तो ये सब कई टाइप ऑफ रिस्क असेसमेंट्स है जो तुम कर सकते हो, है ना, क्वेश्चन आ सकता है, कोई बोलेगा। फिर अगला बोलता है तुमको कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिस्क इन अ कंपनी। सर कोई भी कंपनी में कॉज एंड इफेक्ट का मैं रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई कर सकूं। सबसे पहला बोलता है क्या, आइडेंटिफाई क्या कॉज है, वो तुम देखो, जो भी कॉज है वो देखो। आगे क्या बोलता है, ऑब्टेन द डिटेल नॉलेज ऑफ अ कंपनी एंड इट्स बिजनेस, है ना, उस कंपनी का और उस बिजनेस के बारे में तुम डिटेल नॉलेज लो, उस कंपनी और बिजनेस के बारे में डिटेल नॉलेज लो। फिर सबसे पहले क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने देखा कि आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ यूजिंग द अबो मेथड, है ना, जो भी कॉज है किस वजह से आ रहा है वो देखा। दूसरा मैंने एक डिटेल नॉलेज लिया कंपनी का। और तीसरा क्या बोलता है, तीसरा बोलता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन मस्ट बी सिस्टमेटिक एंड बी, है ना, बिगिन बाय आइडेंटिफाइंग द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ सक्सेस एंड थ्रेट्स, है ना, जो भी तुम्हारे की ऑब्जेक्टिव्स है उसको देखो, उसको ध्यान में रखो। मेरा की ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टेक होल्डर्स वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, है ना, बस वही उस चीज को तुम ध्यान में रखो। फिर आगे क्या बोलता है, आईसीआई गाइडेंस ऑन रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजीज, आईसीआई की कुछ गाइडेंस दी गए हैं। अब उसमें ये बोलता है कि कौन कौन से तुम्हें क्वेश्चंस पूछने चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चंस तुम्हें पूछने चाहिए आज टू आइडेंटिफाई द रिस्क। सर अब मैं कैसे कौन कौन से क्वेश्चंस तुमको पूछूं ताकि मैं रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाऊं। मैं मानता हूं ऊपर का कन्वर्सेशन थोड़ा बोरिंग जा रहा है, बट कोई ऑप्शन नहीं है भाई। अब क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द क्वेश्चंस वन शुड आस्क टू आइडेंटिफाई द रिस्क। अब तुमको क्वेश्चन थोड़ी याद रखना है, तुम्हें सिर्फ ध्यान में रखना है कि तुम्हें देखना है क्या पूछोगे, व्हाट कैन गो रॉन्ग, हाउ कुड वी फेल, है ना, बस वही वही तुम क्वेश्चन पूछ लो, क्या वल्नरेबिलिटीज है, कौन से असेट तुम्हें प्रोटेक्ट करना है ना, बस ये सब तुम क्वेश्चन पूछ लेना। क्वेश्चन पूछ लोगे तो तुम्हें पता पड़ जाएगा कि कितना रिस्क है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, खत्म, है ना। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कि टू प्राइमरी क्वेश्चंस टू कंसीडर व्हेन इवैल्यूएटिंग द रिस्क, है ना, इवैल्यूएटिंग द इनहेरेंट रिस्क इनहेरेंट टू द बिजनेस फंक्शन। कौन से ऐसे क्वेश्चन पूछूं मैं ताकि मेरे को पता पड़े कि इस बिजनेस को इनहेरेंट रिस्क कौन कौन सा है ना, इनहेरेंट रिस्क कौन कौन सा है। तो सबसे पहले बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट थिंग्स कैन गो रॉन्ग। सबसे पहले तुम पूछो कि क्या संभावना है कि चीजें गलत हो सकती है। और दूसरा तुम पूछो कि इस को एक्सपोजर कितना है, मतलब क्या, व्हाट कैन गो रॉन्ग डस गो रॉन्ग, मतलब एक्सपोजर, सर संभावनाएं कितनी है, बस वही प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंस बोल रहे हैं साहब ये। तो कौन से प्राइमरी क्वेश्चन में पूछूंगा जब मैं रिस्क को इवेल्युएट कर रहा हूं इनहेरेंट बिजनेस फंक्शन में, मैं प्रोबेबिलिटी और कॉन्सिक्वेंस को ही पूछूंगा, बस वही बोलना चाह रहे हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी और एक्सपोजर, एक्सपोजर देखूंगा। आगे आगे बोलता है, आगे बोलता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिस्क इवैल्यूएशन, है ना, सर पर्पस क्या है। सबसे पहला पर्पस है आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर्स एंड थ्रेट्स, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं फेल हो जाऊंगा, क्या थ्रेट्स है उसकी संभावना क्या है। सर दूसरा बोलता है कि मेरा एक्सपोजर कितना है ना। और तीसरा बोलता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, है ना, मोस्ट कंट्रोल रिकमेंडेड कीपिंग द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये तीन पर्पस है जिस वजह से मैं रिस्क को इवेल्युएट करता हूँ, है ना। इधर रिस्क इवेल्युएशन का डेफिनेशन दिया गया है, पढ़ लेना। आगे बोलता है सोर्सेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, हाय 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 हाय, सोर्सेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। सर रिस्क अब मुझे कहां से पता पड़ेगा, व्हाट आर द सोर्सेस। तो सोर्सेस बोलता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस की मदद से मैं रिस्क को देख सकता हूं कि मेरे को रिस्क आया है। सर इंटरनल और एक्सटर्नल हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 में, पेज नंबर 1.19 में, वहां पे हमने देखा था कि व्हाट आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, बस वही बोला गया है।
अब आगे क्या बोलता है, सोर्सेस विच कुड लीड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। सर इन सब चीजों की वजह से, इन सब चीजों की वजह से मुझे रिस्क आता है ना, कॉम्पिटिटर्स की वजह से, एम्प्लॉय की वजह से, कस्टमर की वजह से, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, लॉ चेंज हो गया, है ना, ग्लोबलाइजेशन हो गया, सप्लाई चेंज हो गया, डिजास्टर हो गया, मैन मेड डिजास्टर हो गया, ये सब चीजों की वजह से मुझे क्या आता है, रिस्क आता है। बस अब ये क्वेश्चन आया, ये कॉपी पेस्ट करना है, ये मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैं चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। तो आगे क्या बोलता है सर, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। सर ऊपर भी आपने बोला था शॉर्ट एनालिसिस, है ना, शॉर्ट एनालिसिस टेक्निक्स में आपने बताया था, है ना, टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन में आपने बोला था कि शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। शॉर्ट एनालिसिस मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ पे खेलो, वीकनेस को कम करो, है ना। अब क्या बोलता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस अपनी खुद की होती है, इंटरनल होती है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। और थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की होती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से होती है साहब। अब स्ट्रेंथ जो है उसे कहा जाता है तुम्हारी ताकत, वीकनेस जो है उसे कहा जाता है तुम्हारी कमजोरी, है ना। अपॉर्चुनिटी मतलब होती है मौका, है ना, चांसेस। सर कोविड के बाद अपॉर्चुनिटीज भी है काफी बिजनेस में, गवर्नमेंट इतनी सारी पॉलिसीज निकाल रही है, प्रोसीजर्स निकाल रही है, उस वजह से अपॉर्चुनिटीज भी है। और थ्रेट्स मतलब होता है डर। सर उसके बेसिस पे, है ना, उसके बेसिस पे अपने को देखिए एक केस स्टडी भी दी गई है, एक केस स्टडी दी गई है कि आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इस कंपनीज में क्या क्या हो सकती है ना। तो इस बारे में, है ना, डिटेल में तुमने पढ़ा हुआ है आईपीसीसी में कि स्ट्रेंथ क्या होती है, वीकनेस क्या होती है, अपॉर्चुनिटी क्या होती है और थ्रेट क्या होती है, और यहाँ पे मैंने तुमको बता भी दिया है शॉर्ट में, है ना। अब यहाँ पे केस स्टडी दिया गया है मुंबई के बारे में, और जहाँ पे बोला गया है कि नीचे नीचे दिया है ना, नीचे केस स्टडी दिया गया है कि मुंबई के बारे में, व्हाट आर द स्ट्रेंथ, व्हाट आर द वीकनेसेस, व्हाट आर द वल्नरेबिलिटीज, है ना। तो वो एक बार ध्यान से तुम पढ़ना। अब सबसे पहले, उसके पहले मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, जेनरिक रिस्क सोर्सेस मैट्रिक्स। सर ये मजेदार चीज है, इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं। इधर बोलता है कि गवर्न, देखो इधर क्या चीज है, 5 चीजों के बारे में दिया गया है और उनके बारे में बताता है कि कौन कौन से फंक्शंस है, कौन कौन से फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे हैं, और कौन कौन से फंक्शंस में रिस्क हो सकता है, कौन कौन से फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे हैं और कौन कौन से फंक्शंस में रिस्क हो सकता है। जैसे कि अब गवर्नेंस में अथॉरिटी, लीडरशिप, है ना, परफॉर्मेंस, ये अपन चैप्टर पढ़ेंगे गवर्नेंस रिस्क का, तब तुमको रिलेट हो जाएगा, है ना। अब जैसे फाइनेंस बताता हूँ, इजीली रिलेट होगा। सर फंडिंग रिस्क हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, कैश फ्लो रिस्क, है ना, तो ये सब रिस्क हो सकते हैं फाइनेंस में। ऑपरेटिंग रिस्क में क्या क्या हो सकता है, सोर्सिंग हो सकता है, प्राइसिंग हो सकता है ना, डे टू डे ऑपरेशंस में जो रिस्क है ना, बिजनेस में रिस्क है ना, जो धंधा संभाल रहा है ऑपरेशन वाला, उसको क्या क्या रिस्क हो सकता है ना। सर प्रिपेयर्डनेस मतलब क्या, कि तुम्हारा तुम्हारा ये मोरल मोरल कैसे है तुम्हारे, है ना, तुम क्या प्रिपेयर्ड हो क्या एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए, है ना, तो ये सब के बारे में बोला गया है। और इंटीग्रिटी मतलब तुम्हारी ईमानदारी, और ये सब के बारे में बोला गया है ना। तो ये सब के बारे में तुमको रिस्क दिया गया है। पता नहीं अब इधर स्पेस क्यों दिया है इन लोगों ने, है ना, बीच में लोगों ने स्पेस डाल दिया इधर, वो नहीं पता क्यों डाला है, बट ये सब कोरिलेटेड है और एक बार पढ़ लेना, इस पे केस स्टडी आ सकती है ना। व्हाट आर द गवर्नेंस रिस्क दैट कंपनी कैन फेस, है ना, तो ये सब पॉइंट थोड़े इससे तुमको एक आंसर्स बनाने पड़ेंगे ना, इसके बेसिस पे एक आंसर फ्रेम करना पड़ सकता है ना। व्हाट आर द फाइनेंशियल रिस्क, या व्हाट आर द रिस्क रिलेटिंग टू द फाइनेंस दैट कंपनी कैन फेस बोल दिया, तो ये सब के बेसिस पे एक तुमको आंसर फ्रेम करना पड़ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुंबई के बारे में केस स्टडी दिया गया है ना, तो एक बार पढ़ लेना, फ्लड आया था, अर्थक्वेक आया था, साइक्लोन आया था, ये आया था, वो आया था, बोला गया, वो सब एक बार पढ़ लेना, ज्यादा इजी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब आता है सर ग्लोबल रिस्क आउटलुक, ग्लोबल रिस्क आउटलुक, ग्लोबल रिस्क आउटलुक क्या बोलता है। सर ग्लोबल रिस्क आउटलुक बोलता है कि एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सबके बिहाफ पे या सबके लिए एक रिस्क आइडेंटिफाई करेगा, क्या बोल रहा हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या डब्ल्यू ई एफ सबके बिहाफ पे एक रिस्क आइडेंटिफाई करेगा, करेक्ट, और वो बताएगा, वो पब्लिश करेगा, है ना। एनेबल द रिस्क प्रोफेशन आइडेंटिफाई एंड ट्रैक द डेवलपमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशन, है ना। तो एक सबके भी आप रिस्क आइडेंटिफाई करेगा और पब्लिश करेगा। अब सर ये सबके भी आप रिस्क आइडेंटिफाई करेगा और पब्लिश करेगा, तो क्या ये इंटरनल रिस्क होगा या एक्सटर्नल होगा। कॉमन सेंस है भाई, सबके भी आप पे कर रहा है, एक्सटर्नल होगा, इंटरनल कैसे हो सकता है, इंटरनल तो खुद के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है ना, उसको कैसे पता कि तुम्हारी फैक्ट्री में आग लगेगी कि नहीं, करेक्ट ना। तो एक एक्सटर्नल बेसिस पे उन्होंने कुछ बताया कि ये रिस्क आ सकते हैं, जैसे कि ग्लोबल रिस्क इंडिकेटर्स, जैसे कि डिस्पैरिटी बिटवीन, है ना, रिच एंड पुअर, जो गैप है वो, फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी हो रही है, फिर क्या बोलता है, इंटेलिजेंट डिवाइसेस रिप्लेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है, ये तुम्हारे लिए रिस्क है ना। टूरिज्म लीडिंग टू एन, है ना, टूरिज्म की वजह से जो भी तुम्हारा रिस्क बढ़ रहा है, नेशनलिज्म एंड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, करेक्ट। अभी आएगा देखना कोविड के बाद टूरिज्म कैसे इंडस्ट्री इफेक्ट हो गया, है ना।
तो आएगा भी, इसका भी रिपोर्ट आएगा, है ना। तो ये तुमको भेजेगा रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक रिपोर्ट पब्लिश करेगा कि भैया ये तुम्हारे कंपनी में रिस्क है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंजेस, ये सब तुम्हारे रिस्क है। फिर अब आता है तुम्हारा एब्सटेन एंड रिजेक्ट। एब्सटेन एंड रिजेक्ट, इसने कुछ ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क डिफाइन किया गया है स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल रिपोर्टिंग और कंप्लायंस के बेसिस पे, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल रिपोर्टिंग और कंप्लायंस के बेसिस पे, है ना। तो एक्सटेंड एंड रिजेक्ट का अपन ने उधर भी देखा था, है ना, चैप्टर नंबर 8 में, है ना, चैप्टर नंबर 8 में अपन ने देखा था, राइट। उधर उन्होंने बताया था, क्या बताया था कि टाइप ऑफ रिस्क क्या है ना। व्हाट नहीं, उन्होंने बताया था व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ईआरएम, है ना, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ईआरएम बताया था। अब यहाँ पे इन्होंने 4 चीज के बारे में बोला है कि कौन कौन से मेरे ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क हो सकते हैं, और उसके बारे में थोड़ा ऐसा डिटेल दे दिया कि स्ट्रेटेजिक के बारे में ये सब तुमको देखना पड़ेगा, ऑपरेशन में ये देख लो, रिपोर्टिंग में ये देख लो, और कंप्लायंस में ये सब रिस्क देख लो, बस। अब आते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। सबसे पहला क्या बोलता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बहुत ज्यादा जरूरी है मिटिगेशन पे। सर सबसे पहले अभी मैंने ऊपर क्या सीखा, ऊपर मैंने ये सीखा कि रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करना, करेक्ट। रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद रिस्क को मैंने टूल्स एंड टेक्निक्स देखा कि क्वांटिफाई कैसे करना। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने क्वांटिफाई कर लिया, अब मेरे को मिटिगेट करना है, रिस्क को कम करना है। वो कैसे होगा, वो कैसे होगा साहब, उसके लिए तुम्हें रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा, डिपेंड ऑन द नेचर एंड सोर्स ऑफ रिस्क, कौन से प्रकार का रिस्क है, सोर्स क्या है, नेचर क्या है, उसके बेसिस पे तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा और क्वांटिफाई करना पड़ेगा, और उस हिसाब से तुम डिसीजन लोगे कि रिस्क को कैसे मिटिगेट करो, ठीक है। बस वही बोलता है, यूज ऑफ स्पेसिफिक टूल टू आइडेंटिफाई द रिस्क। अब देखो वही बोलता है, पेस्टले, है ना, आईपीसीसी का पढ़ा होगा तुमने, है ना। पेस्टले पेस्टले एनालिसिस को तुम यूज करो, है ना। एमेंडा डिकोस्टा बोलती है पेस्टले एनालिसिस को यूज करो, है ना, ये सब स्टेप यूज करो, है ना। ये सब क्या है, जनरल ज्ञानबाजी दे दी है लोगों ने फालतू का, है ना। पेस्टले एनालिसिस पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और ये सब फैक्टर को तुम देखो और उसके बेसिस पे तुम रिस्क आइडेंटिफाई करो। बस एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अलोंग विद, अब देखो क्या बोलता है, पेस्टले अलोंग विद सॉर्ट एनालिसिस को तुम यूज करो और आइडेंटिफाई करो और देखो एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ कि कौन कौन से कंपनी को रिस्क हो सकते हैं, कौन कौन से कंपनी को रिस्क हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं, रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शन, रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स। देखो 3 चीजें देख लिए, आइडेंटिफाई ऊपर देखें, टेक्निक्स देखें, क्वांटिफाई कैसे क्वांटिफाई करना, अब तीसरा आ रहा है मिटिगेशन। सर मिटिगेट कैसे करूं, कम कैसे करूं साहब रिस्क को। सर ये तो अपन पढ़ चुके हैं, अरे हाँ भाई पढ़ चुके हो सर, कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में, है ना। तो सर रिस्क मिटिगेशन मतलब होता क्या है, पहले बताओ। रिस्क मिटिगेशन मतलब होता है कि तुम अपने टॉलरेंस लेवल के लिमिट पे रिस्क को लेके आओ। मेरा टॉलरेंस लिमिट जितना रहेगा उसके हिसाब से, उसके लेवल पे मैं रिस्क को लेके आऊंगा, ठीक है। तो उसे कहा जाता है मिटिगेशन, उसे कहा जाता है मिटिगेशन। अब मेरे लिए ट्रीटमेंट, रिस्क को ट्रीट करना क्यों जरूरी है, सबसे पहला 2 रीजन दिए गए हैं, है ना। 2 रीजन दिए गए। सबसे पहला बोलता है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है रिस्क ट्रीटमेंट का। सर रिस्क ट्रीटमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव है। रिस्क ट्रीटमेंट क्यों कर रहा हूं, सबसे पहला जानने के लिए, हाउ मच रिस्क द मैनेजमेंट इज रेडी टू एक्सेप्ट, कितना रिस्क मैनेजमेंट लेने के लिए तैयार है, नंबर 1। और नंबर 2 बोलता है टू गिव अ रिस्पॉन्स टू अ रिस्क, है ना, गिव अ रिस्पॉन्स टू अ रिस्क। इन 2 कारणों की वजह से दिस आर द 2 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाट रिस्क ट्रीटमेंट, दिस आर द 2 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क ट्रीटमेंट। सबसे पहला बोलता है कि मैनेजमेंट कितना रिस्क लेने को तैयार है, नंबर 1। और नंबर 2 बोलता है व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ एड्रेसिंग द रिस्क, है ना, दैट इज टू गिव अ रिस्पॉन्स टू रिस्क, ठीक है। अब रिस्क मिटिगेशन या रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन कौन से हैं, सर मैंने फिर से ये पहले ही बताया था, अवॉइड कर दो, रिड्यूस करो, ट्रांसफर करो, एक्सेप्ट करो, मतलब टर्मिनेट, क्रीम, है ना, ट्रांसफर, शेयर, है ना, और एक्सेप्ट, रिस्क रिटेंशन, ये मैंने भूला गया था, है ना। अब ये मैं फिर से नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं फिर से नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था, ईआरएम के साथ भी बताया था, है ना, और चैप्टर नंबर 3 में भी बताया था, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता ही है, इस पे क्वेश्चन आता है। देखो एक ना एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पक्का है, क्यों, या तो तुमको बोलेगा आइडेंटिफाई करके दो रिस्क, या तो तुम्हें बताएगा क्वांटिफाई करके दो रिस्क, या तो बोलेगा मिटिगेट करके दो रिस्क। एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का ही है। आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन की स्टेप्स है, क्वांटिफाई करना है, क्वांटिफिकेशन की स्टेप्स है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव स्टेप्स अलग है, उसमें ध्यान में रखना। फिर तीसरा बोलता है मिटिगेशन, मिटिगेशन की स्टेप्स है।
मतलब क्या, कोर्सेस एंड एक्शन टू मिटिगेट द रिस्क। सर ऐसे कौन से तरीके हैं, ऐसे कौन सा ढंग है जिसकी मदद से मैं क्वांटिफाई कर सकता हूँ, मिटिगेट कर सकता हूँ, सॉरी मिटिगेट कर सकता हूँ, क्वांटिफाई बोलता हूँ, मिटिगेट कर सकता हूँ। सबसे पहला कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट, है ना, कंट्रोल करो, सेल्फ असेस करो, देखो कहाँ पे रिस्क है, रिजर्व्स बना के रखो, एक्स्ट्रा पैसा सेव करके रखो। तीसरा बोलता है ना, क्रिएटिव कल्चर, है ना, क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ सपोर्टिव रिस्क मैनेजमेंट। कल्चर बना दो कि अभी हमें रिस्क मिटिगेशन करना ही है, सॉरी सपोर्टिव रिस्क मिटिगेशन। फिर क्या बोलता है, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग कर लो। आगे क्या बोलता है, सेटिंग अप एन ऑपरेशनल, है ना, ऑपरेशनल रिस्क लिमिट, के मेरे को पता है कि इससे ज्यादा मेरे को रिस्क लेना ही नहीं है, मेरा रिस्क एपेटाइट अच्छे से डिफाइन कर लो, है ना। इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, है ना, रिस्क मैनेजमेंट का एक सेपरेट डिपार्टमेंट रखो, वही रिस्क आइडेंटिफाई करेगा, वही रिस्क देखेगा। आगे क्या बोलता है, डिजास्टर रिकवरी प्लान एंड बैकअप सिस्टम, है ना, एक बैकअप प्लान बना के रखो, डिजास्टर रिकवरी सिस्टम बना के रखो, इंश्योरेंस लो और आउटसोर्सिंग। ये सब तरीके हैं सर, ये दोनों अपन नीचे देखेंगे, मस्त दिया हुआ है ना। इंश्योरेंस और आउटसोर्सिंग, ये सब मेरे तरीके हैं किस चीज के, मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। दिस आर द स्ट्रेटेजीज टू व्हाट मिटिगेट द रिस्क, दिस आर द स्ट्रेटेजीज टू व्हाट टू मिटिगेट द रिस्क। अब इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बारे में हमने अभी तक के चैप्टर नंबर 3 में एक पढ़ा था, रिस्क और इंश्योरेंस के बारे में, जहां पे तुमको मैंने एग्जांपल दिया था, करेक्ट। इंश्योरेंस ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा रिस्क खत्म हो जाता है ना। तो वही बोलता है कि इंश्योरेंस, टेकिंग इंश्योरेंस, व्हाट टेकिंग इंश्योरेंस इज नथिंग बट व्हाट, कि यू आर गिविंग अ प्रीमियम, यू आर गिविंग अ प्रीमियम एंड उसके बदले में तुम अपना रिस्क ट्रांसफर कर रहे हो। एक जगह से प्रीमियम दिया, एक जगह से मैंने रिस्क को ट्रांसफर कर दिया, है ना। बस वही बोल रहा है कि जैसे तुमने इंश्योरेंस लिया, है ना, उस हिसाब से जैसे तुमने प्रीमियम दिया और तुम्हारा रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा। ये थोड़ा बैंक के बारे में दिया गया, तो जब अपन क्रेडिट रिस्क चैप्टर देखेंगे ना, क्रेडिट रिस्क, है ना, तो वहां पे रिलेट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 6 देखेंगे ना, वहां पे रिलेट हो जाएगा। इंश्योरेंस लेने से कि बैंक अलाउज टू रिड्यूस अ कैपिटल टू 20%, बैंक अलाउड टू रिड्यूस द कैपिटल टू 20%, इतना जो पोर्शन है वो उससे कवर हो जाएगा। आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग मतलब मैंने तुमको पहले भी बताया था, आउटसोर्सिंग मतलब क्या होता है ना, कि दूसरी एजेंसी को तुम्हारा ट्रांसफर कर देना। मैंने एग्जांपल भी दिया था वोक्सवैगन का, है ना, वोक्सवैगन की गाड़ी में चक्के वोक्सवैगन के नहीं रहते, टायर वोक्सवैगन का नहीं रहता, टायर रहता है सीएट का, है ना, टायर्स रहता है एमआरएफ का, है ना। तो ये क्या था, आउटसोर्सिंग किया है, आउटसोर्सिंग, है ना, उसने क्या किया, काम को आउटसोर्स किया है। और तीसरा होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट मतलब क्या बोलता है कि तुम एग्रीमेंट ही वैसे ड्राफ्ट करो, एग्रीमेंट ही वैसे ड्राफ्ट करो जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो, है ना, जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो, जो तुम्हारे लिए एक्सटर्नल पॉलिसीज और सप्लायर्स को सपोर्ट करे, तुम्हारे बिजनेस फंक्शन को सपोर्ट करे। और उस हिसाब से तुम क्या कर रहे हो, रिस्क को क्या कर रहे हो, मिटिगेट कर रहे हो साहब। रिस्क को तुम ट्रांसफर कर दिए साहब, मेरा रिस्क खत्म हो गया, रिस्क को तुमने ट्रीट कर लिया साहब। तीन चीजों के बारे में डिटेल में दिया था, एक था इंश्योरेंस, आउटसोर्सिंग और सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ठीक है, अब ये थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, देखो क्या बोलता है। Risk mitigation tool available should not eat so much that the economies of a business, economies of a business that the organization may find itself in a position where it is not earning an adequate against the efforts of the। देखो सबसे पहला बोलता है, तुम मिटिगेशन के पीछे इतना भी मत दौड़ो कि तुम्हारा जो बिजनेस है, जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल तुमने अचीव किया है, वो तुम्हारा सब चला जाए, वो सब तुम्हारा बर्बाद हो जाए, इतना भी तुम उसके पीछे मत दौड़ो। समझ में आया? ठीक है, आज के लिए हम यहाँ तक ही कंक्लूड करेंगे, पॉइंट नंबर 3 तक। आगे का जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, काफी बड़ा लेक्चर हो जाएगा नहीं, और तो ऐसे ही थोड़ा आज का लेक्चर थोड़ा खतरनाक है ना, बट ठीक है, अभी मैं समरी देता हूँ पूरे लेक्चर की, मजा आ जाएगा। कुछ भी नहीं है। सोर्सेस एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क में क्या बोलता है, सोर्सेस मतलब बोलता है कि सर हमारा रिस्क कहाँ से आया, प्लेस ऑफ ओरिजिन मुझे बता दो। दूसरा फिर उसके बाद बोलता है इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क। इवैल्यूएशन मतलब ही होता है कि मेरे को एक जजमेंट बताओ कि कैसे, है ना, इवैल्यूएट कैसे करूं, उसे पकड़ू कैसे, है ना, उसे असेस कैसे करूं। फिर मैंने बोला कि रिस्क इस चैप्टर में तुम्हें 3 चीज देखना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, क्वांटिफाई करो और उसे मैनेज करो, मिटिगेट करो। ठीक है, अब बोलता है सबसे पहले कि अपन ने देखा कि आइडेंटिफाई कैसे करना है ना, असेसमेंट के लिए मैंने सॉर्ट एनालिसिस बताया, तुम्हें रिस्क रजिस्टर बनाना पड़ेगा, और मिटिगेशन मतलब कंट्रोल टेक्निक्स देखनी पड़ेगी। फिर मैंने बताया कि व्हाट आर द पार्टिसिपेंट्स इन आइडेंटिफिकेशन, सर कौन कौन बंदे इन्वॉल्व रहेंगे जो रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, ये सब बंदे इन्वॉल्व रहेंगे, वो अपन ने देखा था, कस्टमर रहेगा, एंड यूजर रहेगा, प्रोजेक्ट टीम रहेगा, एक्सपर्ट्स रहेगा, वो सब तुम्हें देखना पड़ेगा। फिर अपन ने बोला था कि कौन से प्रोसेस है, कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन की एक प्रोसेस देखी थी, है ना। फिर उसके बाद अपन ने देखा था कि कौन कौन से वजह से, है ना, कौन कौन से वजह से रिस्क अराइज हो सकता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, पर्सनल चेंज हो गया, कोई नया बिजनेस आ गया, है ना, नया अकाउंटिंग फॉर अनाउंसमेंट आ गया, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, कोई फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई, ये सब चेंज हो गया, उस वजह से मेरा
रिस्क अराइज और चेंज होते रहता है। फिर हमने देखा था कि बिजनेस फंक्शंस विच नीड टू बी आइडेंटिफाइड, कौन कौन से बिजनेस फंक्शंस हमें देखने पड़ेंगे। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक देखा, फिर ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, नॉलेज मैनेजमेंट, इधर में तुमको एग्जांपल दिया था एशियन पेंट्स का, फिर कंप्लायंस मैनेजमेंट। आगे बोलता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अ रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क आइडेंटिफाई इसलिए करता है ताकि हमें बाद में सरप्राइज न मिले, है ना, ताकि हमें बाद में सरप्राइज ना मिले। फिर हमने देखा कि कौन से टूल्स हैं हम जो यूज कर सकते हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो थे सॉट एनालिसिस और ईआरएम। फिर बोलता है क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क, सर रिस्क को कैसे क्वांटिफाई करना, उसके लिए हमने सबसे पहले टूल्स एंड टेक्निक्स देखा। सबसे पहले बोलते हैं क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव में सबसे पहले हमने ट्रैफिक सिग्नल के बारे में देखा, जहां पे हमने एक बढ़िया सा चार्ट देखा था, इंपैक्ट और कॉन्सिक्वेंस 3x3 मैट्रिक्स देखा था, है ना, और उसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया था कि मेरे को किस हिसाब से उस चीजों को मॉनिटर करना है ना, क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क असेसमेंट। फिर हमने देखा था कि डिसीजन ट्री और प्रोबेबिलिटी, है ना, ये सब के बारे में हमने देखा। आगे हमने देखा कि व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स, व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर क्वांटिफिकेशन। सबसे पहले हमने देखा जजमेंट बनाओ। फिर वो बोलता है ना, डेल्फी अप्रोच में ये लोग क्या बोलते हैं कि पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बढ़ाओ जो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेंगे, क्वेश्चनर्स फिल करेंगे और इनसे हम 4 बार, है ना, 4 बार फिल करवाएंगे। स्कोरिंग मतलब क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे स्कोर डेवलप करो, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज करो, क्वालिटेटिव टेक्निक्स यूज करो, थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटीज और कंट्रोल्स देखो। कंट्रोल्स कुछ पहले के हैं और बाद के, है ना, जैसे प्रिवेंटिव कंट्रोल्स और डिटरेंट कंट्रोल्स टू स्टॉप द इवेंट, है ना, इवेंट ना हो, और कुछ इवेंट होने के बाद जैसे कि डिटेक्टिव कंट्रोल और करेक्टिव कंट्रोल। फिर क्या बोलता है, एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू की कितना मेरा मॉनिटरी लॉस होने वाला है, जिसमें तुम्हें देखना पड़ेगा कि टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों फैक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा। फिर बोलता है स्टिमुलेशन, मैंने तुमको बताया था कि रियल लाइफ मॉडल में, रियल लाइफ सिचुएशन में तुम्हें टेस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि एरोप्लेन। डिसीजन ट्री बताया था, डिसीजन तुम्हें बनाना पड़ेगा, है ना, उसको एकदम देखो। फिर एक्सपर्ट जजमेंट को तुम यूज कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉस कितना होने की संभावना है, और सिनेरियो एनालिसिस, एक सिनेरियो बनाओ, एक्सपेक्टेड फ्यूचर इवेंट में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो तुम्हें देखना पड़ेगा। अदर बिजनेस रिस्क मेजरमेंट में जैसे तुमने बोला था कि अदर टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड लॉस, है ना, वैल्यू एट रिस्क, है ना, ये सब अपने को, रेशियो एनालिसिस, है ना, प्रॉफिट कितना है, सैम्पलिंग टेक्निक्स, वो सब देखो। आउटपुट फ्रॉम रिस्क क्वांटिफिकेशन, क्या क्या मेरा रिस्क क्वांटिफिकेशन है, उसके आउटपुट क्या है ना, वही बोल रहा है, टेक्निक्स वगैरह यूज करो। आगे बोलता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, सर रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करूं, उसका अपने अलग अलग प्रोसेस देखे थे। सबसे पहले बोलता है एनालिसिस ऑफ प्रोसेस, जिसके तुम बनाओ क्या फ्लो चार्ट। दूसरा बोलता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक फोकस ग्रुप रहेगा, बैठा रहेगा, जो आइडेंटिफाई करेगा। तीसरा बोलता है तुम्हारा क्वेश्चंस और इंटरव्यूज, क्वेश्चन और इंटरव्यूज कैसे होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होना चाहिए। चेकलिस्ट मतलब क्या, चेकलिस्ट हमेशा कंसिस्टेंसी और कंप्लीट होना चाहिए। व्हाट इफ एनालिसिस मतलब क्या कि क्या गलत होता है, व्हाट वुड हैपन इफ दिस गो रॉन्ग, सिनेरियो एनालिसिस तुमको बता दिया है ना। फॉल्ट एनालिसिस मतलब क्या, सबसे पहले सोचो कि सबसे बुरा क्या होगा, फिर उसके बेसिस पे सोचो कि अच्छा क्या होगा। बोटा एनालिसिस मतलब एक डायग्राम और पिक्चर के बेसिस पे हमने तुमको दिखाया था बोटा एनालिसिस। फिर क्या बोलता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस, है ना, जो भी तुम्हारे टीम इन्वॉल्व है उनको पूछो। इंसिडेंट एनालिसिस, क्या क्या इंसिडेंट हो सकते हैं, सर्वेज लो, है ना, वर्कशॉप्स लो, है ना, कंपैरिजन विद दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तुम बेंचमार्किंग करो, स्टेक होल्डर्स एनालिसिस करो, है ना, वर्किंग ग्रुप से पूछो। कॉर्पोरेट नॉलेज देखो, कॉर्पोरेट नॉलेज कहाँ पे तुम्हारा, एक्सेप्शन नॉलेज, है ना, एक्सपीरियंस देखो, डॉक्यूमेंट कहीं किया है तो, या जो भी तुमने सीखा है उसके बेसिस पे देखो। फिर तुम्हें बोला था कि व्हाट आर द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वो तुमने देखना है। फिर कौन से क्वेश्चन तुम्हें पूछना है कि जब कोई कोई रिस्क आ रहा है तो ये सब तुम्हें क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि व्हाट आर द क्या बोला था, व्हाट आर द प्राइमरी क्वेश्चंस जो तुम्हें देखना पड़ेगा। तो प्राइमरी क्वेश्चंस टू बी कंसीडर्ड व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द इनहेरेंट रिस्क, है ना, रिस्क इनहेरेंट, तो उसके लिए तुम्हें प्रोबेबिलिटी और एक्सपोजर के बारे में देखना पड़ेगा। सोर्सेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, या सोर्सेस दैट कैन लीड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, मैंने वो बताया था व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस। फिर हमने देखा था सॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इंटरनल होती है, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना। फिर जेनेरिक रिस्क सोर्सेस मैट्रिक्स के बारे में मैंने बताया था। फिर यहाँ पे मुंबई का केस स्टडी दिया था, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ग्लोबल रिस्क आउटलुक, ग्लोबल रिस्क आउटलुक में ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सबके लिए रिस्क आइडेंटिफाई करेगा एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेसिस पे, ओके। फिर उसके बाद कौन कौन से रिस्क है, कौन कौन से फैक्टर को आइडेंटिफाई करेगा, है ना। एप्स्टेन एंड डिजी के बारे में देखा कि उन्हें स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल और रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस के बारे में बताया था हमें। फिर रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद इसको मिटिगेट भी करना पड़ेगा, है ना। मिटिगेशन में हमें रूट कॉज एनालिसिस देखनी पड़ेगी, वो देखा था हमने। फिर व्हाट आर द स्पेसिफिक टूल्स, पेस्ले, और हमें बताया गया था किसके बारे में, सॉर्ट एनालिसिस को तुम यूज करो। रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शन मतलब मिटिगेशन के लिए मेरे को क्या है, 4 चीजें, अवॉइड, रिड्यूस, ट्रांसफर और एक्सेप्ट।
फिर सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज मुझे यूज करनी पड़ेगी, तो सब हमने स्ट्रेटेजी देखा। और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखा कि 3 स्ट्रेटेजीज के बारे में डिटेल में दिया है। सबसे पहला इंश्योरेंस, दूसरा होता है आउटसोर्सिंग, और तीसरा बोलता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट मतलब इस एग्रीमेंट तुम्हारे टर्म्स में बनाओ, तुम्हारे फेवर में बनाओ, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, होप तुम्हें लेक्चर अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, टेलीग्राम में डिस्कशन करो, एमसीक्यू डालने चालू हो गए टेलीग्राम में, देखते हैं कितने तुम सही आंसर दे पाते हो, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, और लेक्चर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो यार, ठीक है, काफी लोगों को बेनिफिट हो रहा है। थैंक्स थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्स। और कुछ लगा तो टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज पे पूछ सकते हो, या तो फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।